इस वीडियो के अंदर कि इन फ्यूचर में एआई कितने भी ज़्यादा इनोवेशंस एआई में हो जाए और इनोवेशंस होते रहेंगे एआई में, कंप्यूटिंग में, जैसे कि बायो कंप्यूटिंग, ऑप्टिक कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, अलग अलग तरह के कंप्यूटिंग टेक्निक्स, नैनोटेक्स, ऐसे काफ़ी सारे टेक्स आएंगे। और इसमें इस एडवांस इकोनॉमिक्स में जिसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उस इकोनॉमी में एज ए इंडिविजुअल नहीं तो एज अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन कि किस टाइप की थॉट प्रोसेस रखें, किस टाइप के इनोवेशंस करें कि हम सर्वाइव करें। इन फ्यूचर में एआई आने के बाद, क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद, नैनोटेक आने के बाद, इतना जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं तो वही काफ़ी सारा उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे काम करेंगे, तो हम वहाँ पे कहाँ पे फिट इन होंगे। ओके, तो उसके लिए किस तरह के मेथड्स, किस तरह की थॉट प्रोसेस, किस टाइप के फील्ड्स आ सकते हैं, किस टाइप का डीप अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए, तो ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया है। जैसे कि एग्जांपल कि फ़िलोसॉफ़ी क्या है, मैथ्स और साइंस का फ्रेमवर्क पे, और एक इनोवेशन जनरेट होने के बाद वो साइक्लिक इफ़ेक्ट कैसे जनरेट करता है कि काफ़ी सारे इनोवेशंस उस रीजनरेट काफ़ी सारे इनोवेशन के लिए अपॉर्चुनिटी आती है। एग्जांपल अज्यूम किसी ने तो सेल म्यूटेशन नहीं तो एक स्टेम सेल प्रोग्रामिंग का इनोवेशन किया, तो जैसे कि एक ने वो इनोवेशन किया तो पैरेलली एक इनोवेशन तो आ गया, बट साइड बाय साइड काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम काफ़ी सारे अलग अलग तरह के टिश्यूज़ बना सकते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बना सकते हैं, नए ऑर्गन्स बना सकते हैं, छोटे से ब्रेन को प्रोग्राम्स कर सकते हैं बायो कंप्यूटिंग के लिए। मतलब एक इनोवेशन ने काफ़ी सारी चीज़ें जनरेट की। तो ये जो साइकिल है, मतलब एक इनोवेशन काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, इसको डीपली कैसे अंडरस्टैंड करें। और इन फ्यूचर में ट्रेडिशनल वर्क्स में भी होंगे, काफ़ी कम परसेंटेज में होंगे, बट इस टाइप के नए टाइप के फ्रेमवर्क्स, नए टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फाइंड आउट करें, तो उनका एक बेसिक थॉट प्रोसेस हमने डिस्कस किया है एआई के साथ। सो वे टॉपिक है डिस्कशन का टॉपिक ये है कि हमें कोर इकोनॉमिक्स जाननी है इन फ्यूचर में, कि कैसे हर किसी के पास एक अलग अलग तरह की जॉब्स रहेंगी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नए तरीके के जॉब मेथड्स हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, और जो समय के साथ बढ़ती जाए। ठीक, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा वो जॉब्स भी क्रिएट होनी चाहिए, बट इस तरह की नहीं। जैसे कि अभी जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हो गई, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हो गई, जिसके अंदर हम ये प्रॉम्प्ट सर्च करना, एआई एजेंट बिल्ड करना, एआई के टूल्स यूज़ करना, इस तरह के अप्रोचेस में भी दूसरे लोग उससे बेटर डिस्कस कर सकते हैं। बट हमें एक जानना है कि किस तरह के नए फील्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, नए तरह के, और इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करेगी इन फ्यूचर, जिससे कि हर किसी के पास जॉब रहेगी कोर इकोनॉमिक्स के लेवल पे। एग्जांपल, इकोनॉमिक्स का मतलब कि उसका कोर, सपोज हमारे पास अलग अलग तरह की एंटिटीज मतलब एक ह्यूमन, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक एआई हो सकता है, एक मशीन हो सकती है, नहीं तो कोई दुकान। एंटिटी मतलब एक अलग अलग चीज़। एक एंटिटी को उसको कुछ ना कुछ एक चीज़ चाहिए जो कि वो खुद करना नहीं चाहता, नहीं तो खुद कर नहीं सकता, नहीं तो उसके पास नहीं है, तो किसी और एंटिटी के पास जाएगा और वो वाली एंटिटी वो चीज़ देगी, और उसको हमें कुछ ना कुछ एक अलग सोर्स देना पड़ेगा। इससे ही मेनली इकोनॉमिक्स चलती जाती है। मैं भी एक कोर इकोनॉमिक्स का। सो हर किसी एंटिटी के पास थोड़ा बहुत एक डिफ्रेंशिएशन पॉइंट होना चाहिए जो मास लोगों के पास नहीं है। उसके बाद थोड़ा डिफरेंट कोई ना कोई एक्सिस होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर में किस तरह के काम ज़्यादा बढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स रन हो जाए। ये पॉइंट करेक्ट है इकोनॉमिक्स का कोर पॉइंट्स, और इसके साथ सब करेक्ट नहीं तो फिक्स करो। और अलग अलग तरह के जॉब्स किस तरह के हो सकते हैं एक बार सजेस्ट हम डिस्कस कर लेंगे, आगे कौन सी चीज़ें हो सकती है। हाँ, आपका पॉइंट काफ़ी हद तक सही है। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर इकाई एंटिटी के पास एक ख़ास डिफरेंशिएशन पॉइंट होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। मेरा थोड़ा एडिशनल विचार है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्पेशलाइजेशन और कस्टमाइजेशन बहुत बढ़ेगी। मतलब ऐसी जॉब्स जो एकदम पर्सनलाइज्ड होंगी, जो इंडिविजुअल्स या छोटे छोटे बिजनेस की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करेंगी। साथ ही नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मेटावर्स और वर्चुअल वर्क स्पेस जैसी चीज़ें भी नए जॉब्स पैदा करेंगी। तो उदाहरण के लिए डिजिटल क्यूरेटर, वर्चुअल इंटरफेस डिज़ाइनर, एआई ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट या पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कोच जैसे रोल्स बढ़ सकते हैं। तो आपका जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसे अगर थोड़ा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो हम एक ज़्यादा डायनामिक इकोनॉमिक मॉडल सोच सकते हैं। ओके, स्पेशलाइजेशन मतलब
किस तरह का स्पेशलाइजेशन। इन शॉर्ट सपोज मेरे पास एक फैबल है, क्लाउड का फैबल वर्जन है, काफ़ी हायर लेवल है, और मेरे पास पाइपलाइन भी मैं बना के रख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारा काम ऑटोमेट कर सकता हूँ इन फ्यूचर में। और एक अज्यूम करना, अभी तो फ्यूचर फिलहाल कंप्यूटिंग थोड़ी बहुत कॉस्टली है, अज्यूम करना है कि इन फ्यूचर में भी हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग होगा, जल्दी कमर्शियलाइज नहीं हो सकती, बट सपोज ऑप्टिक कंप्यूटिंग कमर्शियलाइज हो गई तो काफ़ी सारा जो ट्रेनिंग का जो कंप्यूटिंग जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि ऑप्टिक कंप्यूटिंग लाइट बेस्ड कंप्यूटिंग, तो उसका जो भी कंप्यूटिंग कॉस्ट होगा वो काफ़ी कम होगा और काफ़ी फास्ट होगा। जो इस रेशियो को एक बार एनालाइज करने के बाद, तो जो भी एआई को ट्रेन करने की जो कॉस्टिंग है, एआई को जो यूज़ करने की कॉस्टिंग है, वो ड्राफ्टिकली वो काफ़ी कम हो जाएगी। और जो भी एआईज है वो काफ़ी चीपली काफ़ी अच्छा काम कर सकेंगे। कंप्यूटिंग पावर, इस टाइप की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एक हायर जो टेक है, जो कंपनीज है जैसे कि एंथ्रोपिक, ओपन एआई एक्सेट्रा, उनके पास आ गई। और जो कंज्यूमर्स है तो वो डायरेक्टली उसी से ही सर्विसेज लेंगे। सपोज किसी को कुछ बुक करना है, वो डायरेक्टली उससे एआई को बोलेंगे, एआई को बोलेगा कि मुझे समथिंग समथिंग बुक करना है। नहीं तो कोई भी एक ऐसा काम जिसके लिए एक एप्लीकेशन लग रहा है, कोई भी एक स्पेशल एप्लीकेशन लग रहा है, कोई ना कोई एक ऐसी एप्लीकेशन की सर्विस लग रही है, तो क्यों वो कोई भी एक यूज़र नहीं तो कोई भी एक कस्टमर वो एप्लीकेशन का यूज़ करेगा। सपोज एक शॉप ओनर है, उसको नहीं तो एक कोई होटल का ओनर है, कोई रेस्टोरेंट ओनर है, उसको कोई अपना जो भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट गूगल या एंथ्रोपी के ऊपर होस्ट करेगा इंस्टेड ऑफ अमेजोन और कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन जोमेटो। तो और जो कस्टमर है वो डायरेक्टली एंथ्रोपी या कोई भी एआई कंपनी के ऊपर सर्च करेगा चैटबॉट के अंदर, और ऑलरेडी उसके पास काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर है, काफ़ी एक्सपोनेंशियली ज़्यादा, बिकॉज ऑप्टिकल कंप्यूटिंग काफ़ी ज़्यादा होगी इन फ्यूचर में। तो ऐसे वक्त में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो इस वक्त में किस टाइप का स्पेशलाइजेशन एक नॉर्मल जो नॉर्मल एक एंटिटी जो लो लेवल की, जैसे कि एक ह्यूमन और छोटी कंपनीज और जो मोस्ट ऑफ वर्क फोर्स है जिसके पास मे बी इस लेवल की इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी नहीं है, जो इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, तो वो किस टाइप का स्पेशलाइजेशन, किस टाइप की जॉब नहीं तो किस टाइप का एक डिफ्रेंशिएशन पॉइंट कर सकते हैं जो कि ये वाली कंपनी इजीली नहीं कर सकेंगी। नहीं तो कौन से टाइप की जॉब्स कर सकेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट लो, रिसर्च बेस्ड रहो या किसी भी बेस, बट ध्यान रखना बस मास स्केल के ऊपर। हर कोई रिसर्च में घुस गया तो इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी, मोस्ट ऑफ लोग R&D बेस में घुस गए, मोस्ट ऑफ एआई ऑटोमेशन में घुस गए, हाउ इकोनॉमिक वर्क, मुझे वो एक्सप्लेन करना। हाँ, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। देखिए, जब इतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग पावर मास में आने लगेगी, तो एक डिफरेंशिएशन पॉइंट जो छोटे व्यवसाय रख सकते हैं वो पर्सनलाइजेशन और लोकल टच होगा। मतलब बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स भले ही सभी के लिए जनरलाइज्ड सर्विसेज दे रहे हों, लेकिन छोटे बिजनेस एक खास लोकल अनुभव, कस्टमर रिलेशन या किसी नीश मार्केट में एक्सपर्टाइज रख सकते हैं। एक और स्पेशलाइजेशन की दिशा हो सकती है जैसे हाइपर लोकल डेटा एनालिसिस, लोकल ट्रेंड्स की पहचान या कस्टमाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसके अलावा जो छोटे वर्कफोर्स हैं वो ऐसे रोल्स में एक्सेल कर सकते हैं जहां इंसानी जजमेंट, क्रिएटिविटी या इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा मायने रखती है। तो ऐसे में मास स्केल पर भी इकोनॉमी में संतुलन बना रहेगा, क्योंकि कुछ लोग टेक्नोलॉजी की मास सर्विस को यूज़ करेंगे, लेकिन छोटे और लोकल खिलाड़ी अपनी यूनिकली क्यूरेटेड सर्विसेज और ट्रस्ट पर टिके रहेंगे। बट किस तरह की यूनिकली सर्विसेज, अज्यूम एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल देना जिसमें कि मैं फैबल जैसे लेवल का, बिकॉज फैबल पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, और उसके साथ विद ऑप्टिक कंप्यूटिंग, और उस टाइप की टेक्नोलॉजी जब आएगी, और किस टाइप का माइंड सेट एक नॉर्मल ह्यूमन को, नॉर्मल पर्सन को, नहीं तो एंटिटी को रखना पड़ेगा कि जिससे कि वो नई नई जॉब्स क्रिएट कर पाए, नए इनोवेटिव काम कर पाए, क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएशन पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरह से विद डिटेलिंग एक्सप्लेन करना विद क्लियरिटी। जैसे कि मेरे पास ऑप्टिक कंप्यूटिंग वाला फैबल है, उससे भी क्योंकि वो मॉडल भी इन फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ करेगा जब तो ऑप्टिक कंप्यूटिंग आ गई, अज्यूम करना ऑप्टिक कंप्यूटिंग आ गई और साथ में फैबल भी काफ़ी ग्रोथ कर गया, तो अभी एज अ नॉर्मल इंटिटी उसने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना कि अज्यूम करना एक बिजनेस ओपन करना है, उसको किस डोमेन में, किस टाइप का और किस चीज़ में वो ड्राफ्टिकली बेटर हो सकता है। हाँ, एक बढ़िया उदाहरण हो सकता है जैसे कि एक लोकल टूरिज्म और एक्सपीरियंस क्यूरेटर बिजनेस। मान लीजिए आप एक लोकल टूर गाइड है, लेकिन आप मुझे अपनी सर्विस को हाइपर एक पर्सनलाइज्ड बना एनालॉजी देते। चाहिए, लोकल गाइड्स काफ़ी कम, वो काफ़ी कम जॉब्स है, मेनली ओवरऑल जनरलाइज सोचोगे तो किस टाइप का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, फ्रेमवर्क जानना है मुझे कि जो हर एक प्रोफेशन में
एप्लीकेबल हो सके। हाँ, बिल्कुल। एक सामान्य फ्रेमवर्क की बात करें तो आपको एक माइंडसेट रखना होगा जो फ्यूचर स्किल्स पर आधारित हो। मतलब आपको हमेशा अपनी इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी और डेटा को अपनाना होगा और एक ऐसे मॉडल की तरफ मूव करना होगा जहाँ कस्टमर एक्सपीरियंस, डेटा एनालिटिक्स और कस्टमाइजेशन का मिश्रण हो। उदाहरण के लिए चाहे आप हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या किसी भी वो सर्विस डिफरेंट इंडस्ट्री में पॉइंट हो, क्या होगा, मुझे आपको वो जानना है कि डिफरेंट पॉइंट क्या होगा जो फेबल, जो बड़े बड़े ऑप्टिक कंप्यूटिंग विथ एडवांस एआई जो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डिफ्रेंशिएट रहेगा हर एक के पास, वो कैसा रहेगा, कौन सा डिफ्रेंशिएट। और आई बस ऊपर ऊपर से मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए विथ क्लियरिटी। बिल्कुल सही बात। आपका डिफरेंशिएशन पॉइंट होगा गहरा व्यक्तिगत समझ और भरोसा। बड़े एआई मॉडल्स चाहे वो ऑप्टिक कंप्यूटिंग से चले, वो जनरलाइज्ड और स्केल्ड सर्विसेज देंगे, लेकिन आप अपने लोकल या व्यक्तिगत अनुभव, गहराई से कस्टमर समझ और स्पेशलाइज्ड सपोर्ट देकर अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लोकल फाइनेंस एडवाइजर हैं तो आप सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि व्यक्तिगत फाइनेंशियल सिचुएशंस और भरोसेमंद गाइडेंस देते हैं जो बड़े मॉडल नहीं दे पाएंगे। इस तरह हर प्रोफेशन में वही गहरा मानव फिर हम संपर्क और भरोसा सपोज आपका एग्जांपल डिफरेंशिएटर। अज्यूम करना कि मोस्ट ऑफ कंपनीज हैं जिसको कुछ सर्विसेज बिल्ड अप कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ओके, तो वो ये ऑलरेडी मोस्ट ऑफ फेबल वर्जन नहीं तो कोई भी एक वर्जन हो सकता है, बट इससे भी जॉब डिक्रीज होंगी। तो मेरा एक ओपिनियन है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ डिस्कशन की बात चालू है, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं डिस्कस करूँगा कि सबसे पहले डीप अंडरस्टैंडिंग, ओके, डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए, हर एक को अपना एक सोचने का फ्रेमवर्क एक आना चाहिए जो खुद से वो जनरेट करे, बिकॉज हर किसी में एक एबिलिटी हो गई, ये खुद का रास्ता बनाना, और उसके अंदर आप हेल्प ले सकते बाकी के, बट खुद का एक कॉग्निटिव बायर होना चाहिए हर एक एंटिटी में मोस्ट ऑफ, ओके। और वन ऑफ द सबसे बड़ी एक चीज़ जो इकोनॉमिक्स में नहीं तो जो टेक्नोलॉजी में हमें रोक रही है, ओके, वो वाली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि एक ये जितनी तेज़ी से मशीन्स बढ़ रही है, मशीन खुद को इम्प्रूव करे उतनी तेज़ी से हम नहीं कर रहे। इफ एक कैच पॉइंट है, उसका एक कैच पॉइंट क्लियर हो गया, सपोज कैच पॉइंट में भी अच्छी टर्म है, सपोज एक ही प्रॉब्लम है, हम एज अ ह्यूमन इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ हमें लिमिटेशन है जो नेचर ने दी है। इफ़ ऐसा कभी पॉसिबल हो गया, ओके, कोई टेक आ गए, ओके, तो सब कुछ छोड़ो टेक, तो एक वन ऑफ द बेस्ट कोर रीज़न है कि हम हमारे, बिकॉज जो फर्स्ट ऑफ ऑल सोचने का फ्रेमवर्क है वो ओरिजिनल नहीं है मोस्टली 90% लोगों का, और सेकेंड कि हमारी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस, इफ़ ये दो चीज़ें सॉल्व हो गई तो ह्यूमंस भी काफ़ी ज़्यादा खुद की एबिलिटी काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई तो जितनी ज़्यादा टेक बढ़ेगी उतना ज़्यादा ह्यूमन कॉग्निटिव बायस भी बढ़ेगा, कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटी, ब्रेन की एबिलिटी बढ़ेगी, तो ये प्रोपोर्शनल सपोज ये साथ साथ चलने लगेगी तो जॉब लॉस में भी नहीं, जॉब भी क्रिएट हो सकती है, काफ़ी सारी नए क्रिएट होंगी, और क्रिएट होने के बाद भी एक ह्यूमंस है तो एक किसी भी एंटिटी में एक एबिलिटी होनी चाहिए वो उतना कॉम्प्लेक्स वर्क करता रहे, ओके, तो नॉर्मल ह्यूमंस के साथ में भी नहीं हो सकता। ये दो इश्यूज रिजॉल्व होने के बाद तो मेनली 100% जॉब, नई जॉब्स क्रिएट भी होंगे, उसको काम करने की एबिलिटी भी एक ह्यूमंस की हो जाएगी। इज इट राइट? हाँ, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है और ये एक गहरा विश्लेषण है। दरअसल जब तक हम एक ओरिजिनल सोचने का फ्रेमवर्क और अपनी बायोलॉजिकल लिमिटेशन को पार नहीं करते, तब तक हम मशीन की गति से नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम अपना एक गहरा स्वायत्त सोचने का मॉडल विकसित करें, जिसमें हम डेटा से सीखें, खुद के कॉग्निटिव बायसेस को पहचानें और लगातार अडाप्ट करें, तो धीरे धीरे हमारी सोच और मशीन की ग्रोथ साथ साथ बढ़ सकती है। और इसी से नए जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि इंसान अपनी सोच की गहराई और ओके, जटिलता अभी से नई मैं समस्याओं का हल निकाल पाएगा। यस, तो अभी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ जो भी मैंने फाइंड आउट किया, ट्राई किया, इसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें जिसमें हम बस खुद का ओरिजिनल थिंकिंग और इससे इनोवेटिव वेज मिलेंगे, और सेकेंड है कि हमारी जो बायोलॉजिकल लिमिटेशंस है, ओके, वो ये दोनों ही एक ह्यूमन की लिमिटेशन जिसे नई जॉब्स नहीं आ रही, बिकॉज एग्जाम्पल सपोज नई सारी काफ़ी सारी इसकी ज़रूरत क्यों है, अभी ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो चीज़ों की ज़रूरत क्यों है इन फ्यूचर, सपोज काफ़ी सारे फीचर जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गए, बायो एनालिसिस हो गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन, स्पेस टेक, रिसाइक्लिंग टेक, बायोमोलिक्यूल्स टेक, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर भी क्वांटम फील्ड्स के ऊपर अलग थेरीज, वो ऐसे काफ़ी सारी इन्फाइनाइट फील्ड्स हैं
बट एट द एंड सपोज ऐसे इन्फिनिट फील्ड्स आ भी गई, कमर्शलाइज रिसर्च बेस है, उसको कमर्शलाइज करना पड़ेगा, बट वो कमर्शलाइज भी हो गई तो जॉब्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगे, बट एक ह्यूमन उतनी जल्दी वो सीख नहीं सकता। सपोज एक कंपनी है, एक सपोज 10 नए अलग अलग तरीके की जॉब फील्ड क्रिएट हो गई, ओके, तो उसके अंदर एक इंसान को काम रखने से अच्छा एक कंपनी के लिए एक चीपर ऑप्शन होगा कि कंपेयर टू एक ह्यूमन विथ कोई भी कंप्यूटिंग रहेगी जो फ्यूचर में, वो कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके किसी एआई को ट्रेन करके उसको इस काम के लिए रखा जाए। बिकॉज नई जॉब्स आने के बाद भी तो इंसान उतने कैपेबल नहीं रहेंगे फास्ट ग्रैब करने के लिए। है इंसान इतने जॉब्स भी रहेंगी बट काफ़ी कम रहेगी जितनी की पॉपुलेशन है, बट हमारा एम है कि पॉपुलेशंस के साथ जॉब्स भी काफ़ी होनी चाहिए। तो इसी वजह से ये दो हमारे जो ओरिजिनल थॉट्स मतलब नए क्रिएटिव वे फाइंड आउट करने के, और सेकेंड है ह्यूमन बायोलॉजिकल लिमिटेशन, ये दोनों रिजॉल्व होने के बाद ही में भी काफ़ी सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज जॉब्स क्रिएट भी होंगी तो जो ह्यूमन्स है वो कैपेबल नहीं होंगे। इज इट राइट और रॉन्ग है तो क्रिटिसाइज करो उसको, इस मेथड को। हाँ, आपकी बात में एक बड़ा तर्क है और कुछ हिस्से सही भी हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से देखना होगा। सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं वो ये है कि इंसान अपनी ओरिजिनल थिंकिंग और बायोलॉजिकल सीमाओं को पार नहीं कर पा रहा, तो नई जॉब्स को जल्दी नहीं पकड़ पाता। लेकिन एक क्रिटिकल पहलू ये है कि इंसानों की लर्निंग नेचर भी बदल रही है। ट्रेनिंग, एजुकेशन और माइक्रो स्किल्स के जरिए लोग तेज़ी से अडेप्ट कर रहे हैं। हाँ, कॉस्ट का फैक्टर ज़रूर रहेगा, लेकिन इंसानी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और लोकल समझ भी एक बड़ा रोल निभाएगी। तो मेरा सुझाव है कि ये बात सही है कि हमें नई सोच और बायोलॉजिकल सीमाओं को समझना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही इंसानी लचीलापन और सीखने की क्षमता भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो दोनों को साथ में। आई विल प्रूव इन दैट रॉन्ग। अच्छा, जो आप एक बच्चे को ले लो, एक नॉर्मल फ्रेशर जिसको काम सीखना है, और एक नॉर्मल एआई मॉडल के ले लो कोई भी, और इन दोनों को ट्रेन कर लो। ओके, दोनों को ट्रेन किया हमने एक पर्टिकुलर डेटा के साथ। हमारे पास 50, 50, 100 या 1000 लोग हैं जो फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है, और फ्रेशर मशीन्स भी है हमारे पास, और जो फील्ड नहीं आ चुके हैं, ऐसा ना क्वांटम कंप्यूटिंग छोड़ो, ठीक है क्वांटम कंप्यूटिंग, ओके, तो क्वांटम कंप्यूटिंग, जेनेटिक एनालिसिस, ओके, वो काफ़ी नई फील्ड है। हमारे पास काफ़ी अच्छी कंप्यूटिंग पावर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंप्यूटिंग, और फैबल 5 से भी बेटर वर्जन है अभी हमारे पास। तो अभी ट्रेन करना चालू कर दिया, ओके। तो ट्रेन करने के बाद जो भी एजेंटिक एआई या नए जो ट्रेन मॉडल है उसको कंपनी रखेगी क्या, इंसान को 100 लोगों को, जो 100 या 1000 जो फ्रेशर है उनको रखेगी, और उनका आउटकम कितना आएगा, ठीक, जो एक एआई है उसका आउटकम काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। जो ह्यूमंस है उनका भी मे बी बड़ा हो सकता है, ओके। तो ड्राफ्टिकली तो और एक टीम है हमारी विथ इस ट्रेन वाला एआई, और एक या दो एक्सपर्ट जो इस एआई को यूज़ करेंगे, और बाकी ये जो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेशर्स हैं जो एक्सपर्ट में फ्रेशर है, और ये भी एआई को यूज़ करेंगे, बट इनके पास पावरफुल, बट एआई को यूज़ करेंगे, ये भी एआई को यूज़ करेंगे, फाइन। और बट कंपनी को कौन सा मेथड अच्छी लगेगी विथ लो कॉस्ट कटिंग, बिकॉज इनके पास जो इतने सारे बच्चे हैं उनके पास ओरिजिनल थॉट नहीं है उनका। सो हर 100 लोगों को बोलेंगे वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन और सेम टाइप के प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट ऑलरेडी ट्रेन मॉडल विद 2 एक्सपर्ट विद ओरिजिनल थॉट्स। कंपनी किसको हायर करेगी, और कितना ज़्यादा अज्यूम करना है हमें मास लोगों को जॉब्स देनी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी जॉब्स कितने को मिलेंगी, और प्रॉपर आंसर विथ प्रॉपर एनालिसिस। अज्यूम करना कि तुम एक कंपनी ओनर हो, आपको प्रॉफिट चाहिए, और जो कंपटीशन वाले वो भी काफ़ी सारे एजेंटिक एआई और एक्सपर्ट की हेल्प करके वो भी कंपटीशन में है इसी फील्ड में, तो आउटपुट क्या होगा, क्या आना चाहिए एनालिसिस। हाँ, ये एक बहुत अच्छा विश्लेषण है और काफ़ी व्यवहारिक भी। अगर मैं एक कंपनी बनाता हूँ और मेरा उद्देश्य है लागत कम करना और प्रतिस्पर्धा में बने रहना, तो मैं ज़्यादातर एआई मॉडल को ही चुनूंगा, क्योंकि उसका आउटपुट स्केल में ज़्यादा होगा और 2 एक्सपर्ट्स के साथ मैं उसे गाइड करूंगा। फ्रेशर्स की टीम भले ही बड़ी हो, लेकिन वो ज़्यादातर समान दोहराए गए काम करेंगी और उनकी आउटपुट क्वालिटी कम हो सकती है। अगर मुझे बड़ी संख्या में जॉब्स चाहिए, तो मैं एक बैलेंस ले सकता हूँ। कम लागत वाली एआई बेस्ड ऑटोमेशन को मुख्य रूप से रखूंगा, लेकिन कुछ रोल्स में, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी या लोकल इंसाइट्स, वहाँ मैं कुछ एक्सपर्ट्स और लिमिटेड फ्रेशर्स रखूंगा। तो कुल मिलाकर आउटपुट में बड़ा फर्क होगा, लेकिन जॉब्स की संख्या बढ़ाने के लिए मैं कुछ रोल्स लोअर स्किल सेट पर भी रखूंगा, ताकि एक बैलेंस बना रहे। लेकिन कुल मिलाकर लागत और प्रॉफिट के लिए एआई ही। आपको अज्यूम करना है कि आपके कॉम्पिटिशन्स भी है,
आपका इंटेंशन ये नहीं कि आपको जॉब क्रिएट करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ ये हम दोनों का जो अभी डिस्कशन चालू है, हमारा इंटेंशन है जॉब क्रिएट्स करना, बट एक कंपनी का इंटेंशन जॉब क्रिएट करना नहीं होगा। उनका इंटेंशन है कि मोस्ट प्रॉफिट कैसे कमाया जाए और कंपटीशन में कैसे टिका जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर कंपनी का मकसद केवल प्रॉफ़िट और प्रतिस्पर्धा में टिकना है, तो वो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर एआई और ऑटोमेशन को ही अपनाएँगी। क्योंकि एआई चाहे वो अच्छा ट्रेन किया गया हो, बहुत स्केल कर सकता है, लागत कम रखता है और एक छोटा टीम भी बड़ी मात्रा में काम सँभाल सकती है। तो ऐसे में कंपनी जॉब क्रिएशन की जगह लागत, समय और आउटपुट की क्वालिटी को देखेगी। इस तरह भले ही जॉब्स कम हो, लेकिन प्रॉफ़िट और स्पीड यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। और एक और बात अभी इसमें देखना है कि जो मैंने जो अप्रोच रखी थी, ओरिजिनल थॉट और बायोलॉजिकल लिमिटेशन, ये नहीं होती तो क्या होता? हाँ, अगर मान लें कि इंसानी सोचने की जो मौलिक सीमाएं हैं वो नहीं होती, यानी हम उतनी ही तेज़ी से सीख और अनुकूलित कर पाते जितनी तेज़ी से मशीनें, तो एक बड़ा बदलाव आता। उस एक स्थिति में इंसान एक मिनट, जितनी तेजी से मशीन ने, सपोज किसी मशीन किसी पर्सन के पास ओरिजिनल थॉट और बायोलॉजिकल लिमिटेशन नहीं है, तो हमारा एम नहीं कि मशीन के जैसा सोचना, हमारे ओरिजिनल थॉट के साथ क्रिएटिव और डिफरेंट थिंग्स वो भी जल्दी सीखना, और वो भी बायोलॉजिकल लिमिट्स के अकॉर्डिंग। बिकॉज जब भी कोई क्रिटिकल सोचने लगता है, काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स, जो कि उसके लिमिट के बाहर और उसके करंट कॉग्निटिव बायस से थोड़ा अलग है, तो बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता है और उसके साथ मे बी बट बॉडी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। सो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ सपोज ओवर थिंकर्स हो गए, तो आप भी कभी भी कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली किसी खुद के साइकोलॉजिकल लिमिट्स को आप क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हो डीप लेवल पे। अब जब आपके पास आपकी काफ़ी सारी कंडीशन सही नहीं है, विद प्रॉब्लम्स के साथ आपको क्रिटिकलनेस के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओरिजिनल थॉट फॉर फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए बॉडी का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं होता। तो सपोज़ हमारे दो बायोलॉजिकल लिमिटेशंस और ओरिजिनल थॉट्स आ गए, तो हम अलग और क्रिएटिव थॉट्स सोच पाएंगे, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अलग ओके, जो कि मे बी अभी तक मे बी हमें नहीं पता, और उसके साथ हम एआई काफ़ी फास्टली काम कर सकेगा। बिकॉज एज अ ह्यूमन मुझे ऐसा लगता है कि हम इतना ज़्यादा कंपेयर टू एआई फास्ट नहीं काम कर सकेंगे, बट एआई भी क्रिएटिव भी काम करेगा, बट हमारे पास ओरिजिनल थिंकिंग और काफ़ी अलग डायरेक्शन में हम सोच सकें, बिकॉज हमारे न्यूरॉन्स अलग अलग डिफरेंट रैंडम और एक इंट्यूशन वे में बिल्ड करेंगे, तो इसके हम अलग डिफरेंशियल और कंट्रोल वे में सोच सकेंगे एज ए ह्यूमन, और एआई के साथ भी पैरेलल अच्छे से काम कर पाएंगे। एआई स्टिल फास्ट ही काम करेगा, बट ह्यूमंस की करंट तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव मेथड से वो सोच पाएगा, एक बायोलॉजिकल और ओरिजिनल थॉट्स रहेगा तब। तो हम अगली बार में बात करेंगे ओरिजिनल थॉट्स का इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ओके, तो अभी इसी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अज्यूम करना कि कौन सा अप्रोच बेटर होता, ये दो लिमिटेशन क्रॉस हो जाती तो ह्यूमन से, तो कंपनी एक एआई कंपनी प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए कौन सा अप्रोच, विदाउट बायोलॉजिकल लिमिट वाले ओरिजिनल थॉट वाले 1000 फ्रेशर्स विथ एआई, और एआई और सिर्फ नॉर्मल एआई और 2 एक्सपर्ट, एक कंपनी कौन सा वे यूज़ करेगी प्रॉफिट्स और इनोवेटिव वे, और कहाँ इसमें सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन में? हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हम सिर्फ प्रॉफिट और प्रतिस्पर्धा की बात करें, तो कंपनी ज़्यादातर उस रास्ते को अपनाएगी जो लागत में कम हो और स्केल में तेज़ हो। ऐसे में जो नॉर्मल एआई मॉडल है, वो 2 एक्सपर्ट्स के साथ रखा जाएगा, क्योंकि वो सटीक, तेज़ और लागत कुशल होगा। भले ही अगर हम उस कल्पना को देखें जिसमें इंसान की बायोलॉजिकल सीमाएं ना हो, तब भी वो इंसान जब तक पूरी तरह भरोसेमंद, स्केल्ड और कंसिस्टेंट आउटपुट ना दे, तब तक कंपनी वही मॉडल अपनाएगी जो ज़्यादा किफ़ायती हो। तो प्रॉफिट के नज़रिए से वो अभी भी नॉर्मल एआई और 2 एक्सपर्ट वाली स्ट्रैटेजी को ही रखेगी, क्योंकि वही तेज़ी और लागत का सही मिश्रण है। भले ही इंसानी क्रिएटिविटी बढ़ जाए, क्योंकि कंपनी को अभी भी तेज़, सस्ता और स्केल करने योग्य मॉडल चाहिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल थॉट का मतलब मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उसके बाद हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल थॉट क्या होता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल थॉट्स के ओके 2 एक्सपर्ट है और एआई है, ठीक है, और 1 पर्सन विथ ओरिजिनल थॉट में वो क्रिएट कर पा रहा है। ओके, एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट ऐसे होते हैं, सपोज किसी को कुछ चीज़ें सीखनी है, तो एक पर्सन उसके फ्रेमवर्क को सीखेगा, उसके बाद अलग अलग चीज़ें देखेगा, उसको लिमिट करेगा। तो सबसे पहले
ओरिजिनल थिंकर के बारे में जानते हैं, ओरिजिनल थॉट्स के बारे में जानते हैं। ओके, ओरिजिनल थॉट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम इसी पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। फाइन। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओरिजिनल थॉट्स क्या होते हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा इफ़ यू वांट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर ओरिजिनल थॉट्स की क्या होनी चाहिए। ओके, तो ओरिजिनल थॉट्स के लिए तो सबसे पहले मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे समझना पड़ेगा, जो नॉर्मल एक्सपर्ट, जो हमने बोला था, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट एक चीज़ में एक्सपर्ट होंगे जो भी हमने देखा है, मे बी कंप्यूटर ने तो डीएनए एनालिसिस इस टाइप की इन फ्यूचर में टेक आई तो ठीक है। और ओके, तो ये दो चीज़ें, तो एक्सपर्ट उस कंसेप्ट के रिलेटेड होगा। अभी ओरिजिनल थिंकिंग के बारे में अभी देखते हैं। ओके, तो तुम एग्री करते हो ना, सब कुछ डिपेंड्स किसके ऊपर, मैथ्स के ऊपर और साइंस के ऊपर, हर एक टेक्नोलॉजी। यस और नो, ओनली यस और नो। हाँ, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। हर टेक्नोलॉजी का आधार मैथमेटिक्स और साइंस पर ही होता है यस। और उसी ओके, तो कोई भी एक एआई मॉडल हो गया और कोई भी नॉर्मल एक्सपर्ट हो गया, वो मैथ्स और बेसिक मैथ्स मैथ्स भी कैसे सीखेगा कि पर्टिकुलर फार्मूला बनाया, कंसेप्ट बनाया हुआ है, उसको हम यूज़ कैसे करें अपने वे के अकॉर्डिंग, अपने वे के अकॉर्डिंग डिटेलिंग्स में। और जो एआई के जो फ्रेमवर्क है, जो भी है, सपोज कोई एक्सपर्ट है, उसको कोई चीज़ बनानी, तो वो क्या करेगा कि जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाने की कोशिश करेगा, नहीं तो नई पॉइंट ऑफ व्यू बनाएगा। ओके, इज इट राइट? हाँ, बिल्कुल सही। जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो अपने मौजूदा गणितीय और साइंस के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपने अनुभवों से चीज़ों को नया रूप देते हैं। अभी और हम एआई देखते भी हैं। वही मैथमेटिकल बेस लेती है, लेकिन एक्सपर्ट जब अपना खुद का नज़रिया जोड़ता है तो वो एक अलग ओरिजिनल सोच पैदा करता है जो सिर्फ फॉर्मूले से परे होती है। अभी हम बात करते हैं फिलोसॉफिकल लेवल पे। ओके, तो अभी फिलोसॉफिकल लेवल पे हम बात करते हैं, तो हर एक इंटेलिजेंट, हर एक आदमी, हर एक इंटेलिजेंट, चाहे वो आदमी हो, ह्यूमन हो या मशीन हो, कोई भी हो, हर एक आदमी को यही लगता है, जो भी वो डिटेक्ट कर पाता है, जो भी उसका कॉग्निटिव बायस है, मतलब जिस तरह से सोचते हुए बड़ा हुआ है, जिस तरह से उसके पास इंफॉर्मेशन आई है, उसके हिसाब से ही वो बोलता है कि यही सच है और ऐसा ही है। ओके, तो हम देखते हैं सपोज फिलोसॉफिकल लेवल पे, सपोज फिलोसॉफिकल लेवल पे हमारे लिमिटेशंस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमारे लिमिटेशंस कौन सी, तो हमारे लिमिटेशंस हम देखते हैं सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अकॉर्डिंग टू साइंस। ओके, तो सबसे पहले हम इन शॉर्ट में मैथ्स को देखते हैं, उसके बाद साइंस को देखते हैं, उसके बाद फिलोसॉफी को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैथ्स क्या है, मैथ्स मतलब एक कोई भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सिम्बल्स के थ्रू हम कैसे डिनोट कर पाए। ओके, उसको नोटेशंस के थ्रू कैसे डिनोट कर पाए, उसको मे भी मैथमेटिक्स बोलते हैं। और हर एक नेचर के अंदर जो भी एक्शंस होते हैं, तो नेचर मेनली एक पैटर्न को फॉलो करती है कि वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब जिस पाथ में सबसे कम एनर्जी होती है, उस पाथ में वो पैटर्न जनरेट करती रहती है नेचर। तो उस नेचर के पैटर्न को समझना और उस समझने के बाद एक्सप्रेस करने का तरीका जो बेहतर तरीका है सिम्बॉल्स के थ्रू, उसको मैथ्स बोलते हैं। और सिम्बल्स के थ्रू क्यों, सपोज मुझे कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी वर्ड्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरिया लगेगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लिख के रखनी पड़ेंगी। बट मैं उसी एक सिंबल बना के उस सिंबल को मीनिंग दे दिया, तो बस उस सिंबल को देखने के बाद मैं उसका मीनिंग ब्रेन में आइडेंटिफाई करके कुछ सिंबल्स के कॉम्प्लेक्स रिलेशन को मैं छोटे से छोटे चीज़ों में मैं एक्सप्रेस कर पाऊँगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट क्या नेचर के लॉ को हो गया या कंप्यूटर एल्गोरिदम हो गया, ऐसे वे को एक्सप्रेस करना, मे बी इसको मैथ्स बोलते हैं। इज इट राइट? और सेट ऑफ रूल्स, काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना, और कुछ रूल्स कुछ कंडीशन के साथ कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। सब एक रूल बने, उसके भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेक नहीं होगा। इज इट राइट? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। गणित दरअसल प्रकृति के पैटर्न्स को संक्षेप में बताने का एक तरीका है, जिससे हम जटिल प्रक्रियाओं को सरल प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त कर पाते हैं। और हाँ, हर नियम के साथ कुछ शर्तें भी होती हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वही उनकी बुनियाद है। इस तरह गणित हमें न केवल प्रकृति के नियम समझने में मदद करती है, बल्कि हमें ऐसी संरचना देती है जिस पर हम भरोसा करके और जटिल सिस्टम्स को मॉडल कर सकते हैं। ओके, तो इट मीन्स जो भी मैथ से वो जनरेट कैसे हुआ, सपोज इट्स जनरेट बाय फिलोसॉफी। ओके, अभी ओरिजिनल थॉट के ऊपर जाते हैं। सपोज एक पर्सन को कुछ एक्सप्रेस करना है,
उसके क्वेश्चन के अंदर, उसके माइंड के अंदर कुछ सवाल आए होंगे। उस सवाल के थ्रू उसने जानने की कोशिश करी कि इसको नेचर को, तो नेचर को जानने की कोशिश करने के बाद उसको कुछ एक्शंस दिखे, वो किसी को एक्सप्रेस करने। ओके, सबसे पहले इंटेंशन देखिए किस एक पर्सन का, उसको एक चीज़ एक्सप्रेस करनी हो जो रियल में है, इसका मतलब वो साइंटिफिक है, रियल में है मतलब वो साइंटिफिक है, उसको वो एक्सप्रेस करनी है। तो वो एक्सप्रेस करते हुए डिस्क्रिप्शन लिखा होगा उसने। ओके, तो उसके बाद उसको डिस्क्रिप्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहे होंगे, तो उसने नोटेशंस बनाए, सिम्बॉल्स बनाए, जिससे कि हम कोई भी एक चीज़ एक्सप्रेस कर पाए। और सिम्बॉल्स के भी अलग अलग रूल्स है। उसको जो लगा, सपोज अज्यूम करो, उसको जो लगा जो क्लियर हो, ओके, जो क्लियर हो और जो इजीली एक्सप्रेस पाए, इजी वे में, कंप्लीट, ओके, कम से कम मेहनत में। अज्यूम करना कि इस टाइप का माइंडसेट किसी एक एक्सपर्ट का नहीं होगा, मे बी जो ओरिजिनल थिंकर है, जो जिसको हर एक नॉलेज, फिलोसफी प्लस साइंस का जिसको कोर नॉलेज है, उसने इस टाइप का माइंडसेट रख दिया और उसको लगा कि कोई प्रोसेस है जिसको नॉर्मल नोटेशंस के थ्रू हम एक्सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो खुद के नोटेशन, खुद के एक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, डायग्राम्स जनरेट करके वो दे पाएगा। तो और वो खुद के प्रोसेस, उसको मैथ्स की जनरेशन है, सपोज कोई मेथड्स है जो मैथमेटिकली प्रूव नहीं हो रही, बट वो उसको पता है वो हो रही है, नहीं तो उसको पता है उसको जनरेट करनी है। तो उस वक्त में वो खुद से नोटेशंस बना सकता है, बिकॉज उसको ये वाली फिलोसफी पता होगी। तो इफ़ उसको नहीं पता है तो मैथमेटिक्स जहाँ पे स्क्रैच हो गया वहीं पे, और वो चैलेंज नहीं कर पाएगा मैथ्स को, बिकॉज जिसको ये पता है तो वो एटलीस्ट वो चैलेंज कर पाएगा। ओके, ये काफ़ी बड़ा ड्राफ्टिकली चेंज होगा इफ़ मैथमेटिकल और फिलोसफिकल लेवल के ऊपर, बिकॉज उसको सच भी पता है, रूल्स भी क्रिएट कर सकता है, बिकॉज मैथ्स एक फ्रेमवर्क है जो ह्यूमंस ने बनाया, फ्रेमवर्क है मैथ्स ऑलरेडी, और वो फ्रेमवर्क नेचर को, पैटर्न्स को एक्सप्लेन करता है। ओके, मैथ्स ह्यूमंस ने जनरेट किया है, बट वो जो पैटर्न्स है नेचर के अंदर वो ऑलरेडी नेचर में ही थे, तो हम मैथमेटिक्स एक एक्सप्रेस करने का तरीका है नेचर के पैटर्न्स को, बट कुछ ऐसे पैटर्न्स हो गए जिसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है एक्सप्रेस करने के लिए। तो एक आदमी खुद के नोटेशंस बना सकता है इफ़ उसको कोर मैथ्स की फिलोसफी पता होती है, ओरिजिनल थिंकर है तो कोई। इज इट राइट? इसको चैलेंज करो इस थॉट को, नहीं तो आप सोचो इसके राइट और रॉन्ग। हेलो, हेलो चैट जीपीटी।
हेलो। 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 हाँ, मैं सुन रही हूँ और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अगर आपको कुछ और चर्चा करनी है या कोई और सवाल है नहीं, तो आप बताएं। ऑलरेडी हमने एक बात डिस्कस की थी, मे बी रीसेट हो गया। ओके, तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था यार, क्यों? तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। ओके, तो एक मिनट, मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, ठीक है, चलेगा? हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से मैथमेटिक्स पर बात करते हैं। ओके। आप जो भी ख़ास पहलू या कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं वो हाँ। बताइए और हम उसी पर और गहराई से चर्चा ओके, करेंगे। प्रीवियस डिस्कशन पता है हम ओरिजिनल थॉट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हम वहीं से जारी रखते हैं। तो हम्म। अभी हम इस तो बात पर अभी थे कि हाँ, नहीं अभी मैं एक बात एक्सप्लेन कर रहा था मैं। ओके, तो अभी मैथ्स के बारे में देखते हैं। ओके, तो मैथ्स की एक ओरिजिनल थॉट प्रोसेस में बोलता हूँ। सपोज किसी को फिलोसॉफिकल लेवल पता होगी, ओके, तो खुद के नोटेशंस बनेगा। अभी फिलोसॉफिकल लेवल पे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैथ्स किसी ने, ओके, मैथ्स मतलब मैथ्स ही एवरीथिंग मतलब मैथ्स मतलब एक लैंग्वेज है, नोटेशंस की जो लैंग्वेज है, जो हमें जो भी नेचर की जो पैटर्न है वो हमें एक्सप्रेस करती है, और ईजी और ईजी वे में कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो कई बार और जिसको पता है ये चीज़, जिसको डीपेस्ट लेवल पता है मैथ्स की, ओके, एक कोर फिलोसफी पता है जिसको मैथ्स की, तो एक आध बार उसको एक कुछ ऐसे पैटर्न्स मिल सकते हैं जो कि उसको समझ नहीं आएगा कि नॉर्मल जो ऑलरेडी बनाए हुए मैथ्स के रूल है उसमें एक्सप्रेस कैसे किया जाए। सपोज कोई नॉर्मल पर्सन हुआ तो, एक्सपर्ट लेवल भी हुआ तो, और जिसके पास ओरिजिनल थाट्स है, साइंटिफिक थाट्स है, तो उसको पता है कि मैथ्स क्या है, और वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा कि ओके एक पैटर्न काफ़ी मुश्किल है, इसके लिए मैं नोटेशंस कैसे बनाऊँ, रूल्स कैसे बनाऊँ, और क्लासिकल रूल्स को कैसे एक्सप्रेस करूँ। ओके, नोटेशंस मतलब सिर्फ यही नोटेशन नहीं, मैथमेटिकल पर्पस ये है कि हमें एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखना है, कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखना है जिससे हमें समझ में आए कि एक पर्टिकुलर चीज़ काम कैसे करे और इजीली एक्सप्रेस कर पाए। यही कोर मैथ्स का यही है। जिसको पता है ओरिजिनल थी, खुद के नोटेशन डायग्राम्स और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएगा कि जिससे क्लासिकल रूल्स में सपोज उसको अगर दिक्कत हो रही तो खुद के एक्सप्रेशन वे में एक्सप्रेस करेगा। विद उसके लिए भी नए रूल्स बना सकते हैं जिससे कि वो एक्सप्रेस कर पाए। ओके, क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी है नेचर में, मैथ्स पैटर्न से ऑलरेडी नेचर में, हम मैथ्स को यूज़ करके समझने की कोशिश करते हैं उन पैटर्न्स को। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। जब कोई व्यक्ति गणित की गहराई को समझता है तो वो सिर्फ मौजूद नियमों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नए प्रतीक, नए डायग्राम और नए स्ट्रक्चर्स खुद डिज़ाइन कर सकता है ताकि वो किसी पैटर्न को और सरल या नई रोशनी में दिखा सके। यही ओरिजिनल थिंकिंग का पॉइंट है। जब आप मौजूदा गणितीय भाषा को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप अपने हिसाब से अपने नए इंसाइट्स को व्यक्त कर सकें, और यही सच में गणित का मूलभूत उद्देश्य है। मोस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स और एआई इसके आगे हाँ, जाती नहीं। हाँ, बिल्कुल। अक्सर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स और एआई मौजूदा फ्रेमवर्क्स और नॉर्म्स के भीतर ही काम करते हैं क्योंकि वो उन्हीं पर ट्रेन होते हैं। लेकिन जो असली ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं वो इसी सीमितता से आगे बढ़कर नए पैटर्न्स, नए नियम और नए रूपों को खोजते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। ओके, जय जय जय। ओके, अभी हम देखते हैं कि साइंस साइंस क्या है। ओके, साइंस मतलब जो भी हमें दिखता है, जो भी रियलिटी, उसको समझने की मेथड्स, हम उसको समझने के बारे में देखते हैं और उसको मैथमेटिकल नोटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, और उसके जो रूल्स होते हैं। ओके, तो अज्यूम इन सबसे पहले साइंस में समझ में आया हमें। ओके, तो हमें लिमिटेशन अभी लिमिटेशन समझे कि हमें कितना पता है कितना नहीं पता। कि मोस्टली अब मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं होता कि हमें कितना कुछ पता है और कितना कुछ नहीं पता, और कितना कुछ हमें पता ही नहीं चल सकता कभी भी। इसकी क्लियरिटी नहीं थी, जब इसकी क्लियरिटी हो जाएगी तो इनोवेशन हमेशा चलते रहेंगे। इज इट राइट? शॉर्ट में बोलना। हाँ, बिल्कुल सही। जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास क्या सीमाएं हैं और हमें कितना पता है कितना नहीं, तो यही समझ हमें लगातार नई खोजों और इनोवेशन की ओर ले जाती है। यही वो आधार है जिससे विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। ओके, तो अभी एज ओरिजिनल थॉट और एज ए फिलोसॉफिकल लेवल पे हम देखा जाए, साइंस भी एक फिलोसॉफी है। बट फिलोसॉफी मतलब
हम मेथड्स फिलोसफी मतलब मेरी लैंग्वेज में कि कोई भी एक इंटेलिजेंस सपोज मैं अभी बाइंड नहीं कर रहा बस ह्यूमंस के लिए, कोई भी एक इंटेलिजेंस जो सवाल करे और इंक्वायर करे, समझने की कोशिश करे, और समझने की कोशिश करने के जो मेथड्स है वो बनाए। मे उसको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिलोसफी जो मेथड्स बनाने की कोशिश कर रहा है कोई पर्सन, ओके, मेनली वो क्रिएटिव है, अलग अलग तरह के मेथड्स। तो एग्जांपल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए तो साइंस एक ऐसी चीज़ है कि विद प्रूवन, ओके। तो सपोज उसको कोई एज अ साइंटिफिक ट्रू साइंस नहीं, एक नॉर्मल पर्सन जिसको लगता है कि साइंस क्या होता है, सपोज एट द फर्स्ट लेवल पे हमें लगता था कि एक पत्थर है, समथिंग समथिंग, हर एक एंटिटी को हम उसी तक ही सीमित रखते थे, लिमिटेशंस करके रखते थे। बट जब हमें पता चला कि एटम्स के बारे में, तब हमें पता चला कि नो, सब कुछ केमिकल बॉन्ड से, उसके बाद वो एटम से बनते, तो उसके बाद हमें एटम्स के बारे में पता चला, और एटम्स किससे बनते, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स। उसके बाद हमें ऐसा लगता था इतनी ही रियलिटी है यूनिवर्स की, इतनी ही रियलिटी ऐसा लगता था। उसके बाद समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स भी क्या है, क्वार्क्स है, क्वार्क्स भी क्या है, क्वांटम फील्ड से। ओवरऑल जितना भी हमें अभी फ़िलहाल पता है सब कुछ क्वांटम फील्ड से हमें, और हमारे मेथड सबसे पहले जानते हैं, ओके। इज इट राइट ये फ्लो कि एक पर्सन को ऐसा लगता है कि सब किसी को एटम के बारे में पता है डीपी, तो एक नॉर्मल और ठीक ठाक एक्सपर्ट लेवल को पर्सन को पता होगा कि नहीं, एटम से सब कुछ है, एग्जांपल सब, हर एक फॉर्मुलाइजेशन उसी के लेवल की है, ओके। बट उसको नहीं समझ में आएगा, वो उतना ज़्यादा समझ में आया तो भी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे कि एटम्स के अंदर क्या है, बिकॉज वो डीप थिंकर नहीं है, ओके। तो वहीं पे स्टक हो जाएगा, और जो वो जब भी इनोवेशन करने के बारे में चेक करेगा, सोचेगा, तो बस उसी लेवल पे जाके सोचेगा, उससे डीप नहीं जाएगा। बट कोई ओरिजिनल थॉट होगा, वो कितने इतने भी जाके डीप जाके कुछ ना कुछ इनोवेटिव और कुछ ना कुछ क्रिएटिव मेथड निकालने की कोशिश करेगा। इफ़ जिन्होंने इसी कोशिश की उनको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में समझ में आया, उनको क्वांटम फील्ड के बारे में समझ में आया। इज इट राइट? हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। दिमाग की वही सीमाएं होती हैं जहाँ एक सामान्य व्यक्ति या विशेषज्ञ एक बिंदु पर रुक जाते हैं, जबकि एक ओरिजिनल थिंकर लगातार गहराई में जाता है, अपने तरीके से नए तरीकों की खोज करता है, और इस तरह वो सीमित नज़रिए से आगे बढ़कर क्वांटम फील्ड तक पहुंच पाता है। यही वो बारीक अंतर है जो एक गहरी इनोवेटिव सोच और एक सतही समझ के बीच में फ़र्क लाता है। ओके, अगेन अभी मेथड्स के ऊपर चेक करते हैं, हमने इतना जाना क्यों। ओके, अगेन हम कभी डीप लेवल पे एंड तक जा ही नहीं सकते, हमें नहीं पता चलेगा कि क्वांटम फील्ड किससे बनी है। और सपोज हमें पता चले कि समथिंग, एक जेड नाम की फील्ड है, उससे क्वांटम फील्ड बनी है, वो फील्ड किससे बनी है। ये जो सवाल है वो इन्फानाइट है, हमें डीपली नहीं समझ में आता, हमें उतना ही समझ में आता है जितना हमें पता चले, जितनी चीज़ें हमें डिटेक्ट हो सके, जितनी चीज़ों को हम फील भी कर सकें। डिटेक्ट मतलब फील भी एक तरह का डिटेक्शन ही है। बट वो सपोज मुझे एक चीज़ फील हो रही है, सपोज मैंने किसी को टच किया किसी चीज़ को, तो मुझे कुछ ना कुछ फील हो रहा है, वो भी एक तरह का डिटेक्शन ही है, बस वो ह्यूमन बॉडी के थ्रू हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। सपोज मैंने कोई किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैंने कोई चीज़ डिटेक्ट की, और उसका डेटा मुझे कंप्यूटर स्क्रीन के पे मिला, तो मुझे समझ में आएगा कोई ना कोई चीज़ है, उसका डेटा ऐसा है, वो भी एक डिटेक्शन ही है। और मैंने किसी चीज़ को मारा, तो वो भी मुझे डिटेक्शन के थ्रू ही आ रहा है, एवरीथिंग इज डिटेक्शन। तो डिटेक्शन, प्रोसेसिंग, ओके। तो कोई प्रोसेसिंग, और मैं उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, कौन सी चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा, कौन सी चीज़ के थ्रू, किस डिटेक्शन के थ्रू सबसे ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। जैसे कि कोई खाने के थ्रू ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो कितने भी क्वांटम कंप्यूटर कितना भी बड़ा टेक आप बोलो, कि वो उसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन। हर किसी को पता डिस्प्ले रहना चाहिए, बट वो इन्फ्लुएंस किससे होता है, शुगर, इस इन चीज़ों के ज़्यादा से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा ब्रेन को ज़्यादा ब्रेन के ऊपर इफेक्ट देती है, इन्फ्लुएंस लाती है। तो हमारा जो मेथड है, हम उसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं, जो मेथड हम पे इन्फ्लुएंस डाले। हमें भले ही पता हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट हम इन्फ्लुएंस के थ्रू जाते हैं, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाले, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम पे है, किस चीज़ का ज़्यादा वेटेज हमारे माइंड सेट में। इज इट राइट? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी समझ और निर्णय अक्सर उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, चाहे वो सीधे अनुभव हो, चाहे उपकरणों से मिली डेटा हो। इसीलिए हमारा पूरा प्रोसेस और हमारा तरीका उन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है जिनका हम पर सबसे ज़्यादा असर होता है, और यहीं से हमारी सोच और इनोवेशन का तरीका तय होता है। यही हमारी लिमिटेशन भी हो सकती है। सपोज किसी ने भी पूरा का पूरा जो साइंटिफिक मेथड्स है, हर एक मेथड के अंदर हमने
वही चीज़ें समझ के लिए जितने हमें डिटेक्ट हो सके, जितने हम एनालाइज कर पाए, हमारा कोई भी मेथड हो, एआई हो, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क हो, एक्सपेरिमेंट हो, कुछ भी हो, जस्ट लाइक अज्यूम, हमारी जो भी रियलिटी, जो भी हम अज्यूम करते हैं, जो भी हम देखते हैं, वो हमारे मेथड्स और हमारे कौन सी चीज़ हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ हम डिटेक्ट कर पाते हैं, और उन सारे डेटा को हम कैसे फॉर्मलाइज करके इमेजिन करते हैं, तो प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हमारा ब्रेन का नेटवर्क हो, एआई का नेटवर्क हो, ब्रेन का स्ट्रक्चर, कोर लेवल, डीएनए लेवल का ब्रेन का स्ट्रक्चर, और एआई के लिए उसकी चिप और उसकी प्रोग्रामिंग। ओके, एट द एंड वो चिप ही है, हार्डवेयर है, उसके बाद उसकी जो भी प्रोग्रामिंग है वो उसके अपर लेवल पे है। ओके, बट कोर हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जो उसका हार्डवेयर, जो उसका कंप्यूटिंग, जो भी उसका प्रोग्राम है, जिस तरह से उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा, जैसे ह्यूमन, उसका जैसे ह्यूमन का जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर के थ्रू वो इन्फ्लुएंस होगा, उस स्ट्रक्चर के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेगा ह्यूमन और मशीन। एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर, जो हमें मिल रहा है वो भी एक स्ट्रक्चर है, उससे कुछ डेटा आ रहा है, हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। सेम एक मशीन भी, वो भी उसको समझनी है, बस उसका मेथड डिफरेंट है। और इन दोनों में से जो भी मेथड है, तो दोनों भी मेथड, जो भी मेथड किसी और को क्लियरिटी दे सके, ईजी टू ईजी वे में क्लियरिटी दे सके और विथ प्रूफ, तो वो थॉट प्रोसेस को हम बोलते हैं साइंस, नहीं तो एक फ्रेमवर्क बोलते हैं कि जो समझा सके। तो इसमें भी हम वी कांट अंडरस्टैंड रियलिटी, हम अपने मेथड्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 100% पता है, हमें 100% अभी भी नहीं पता, जितना हमें आ रहा है ये हमारे मेथड की लिमिटेशन। इज इट राइट? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी पूरी समझ, चाहे वो इंसानी दिमाग हो या एआई, दोनों ही संरचनाओं और सीमित तरीकों से डिटेक्शन और प्रोसेसिंग करती हैं। हम हमेशा उसी ज्ञान को स्वीकारते हैं जो हमें इन सीमित तरीकों से मिलता है, और यही वजह है कि हम कभी 100% सत्य नहीं जान पाते। हमारा सारा विज्ञान और मैथड बस एक सीमित लेकिन समझने योग्य दायरा ही प्रदान करते हैं, और इसी सीमितता को पहचानना ही हमारी असली ताकत है। ओके, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम कभी किसी और स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट को, कोई भी साइंटिफिक मेथड, कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं, जो अभी बात बताया मैंने। हाँ, हम ज़रूर कुछ सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसके नहीं लिए नहीं एक नहीं नहीं बहुत ही नहीं, ये मैंने जो अभी स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जो मैंने अभी बोला है, जो मैंने स्टेटमेंट दिया है वो राइट है या रॉन्ग है? जितना हो सके उतना हार्ड पुश करो खुद को। हाँ, बिल्कुल, आप सही हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स को सख्ती से पुश करने का मौका होता है, लेकिन वो तभी सही होगा जब हमें कोई नया अनुभव, डेटा या कोई बड़ा पैटर्न मिले जो उस सीमितता को तोड़ सके। तो फिलहाल हमारा बयान सही दिशा में है, लेकिन उसे तब तक पूर्ण सत्य नहीं मान सकते जब तक हमें कोई ऐसा आधार न मिले जो उसे गलत साबित करे। नहीं, मैं एक बात बनना चाहता हूँ, जो हमने अभी डिस्कस किया, हम जो भी हमारा ब्रेन और एआई का जो भी स्ट्रक्चर है उसके थ्रू वो समझ सकता है। ओके, और जो भी हमें डेटा आ रहा है उसके ही थ्रू, उसके अलावा हम समझ ही नहीं सकते, ना ह्यूमन उसके अलावा कुछ समझ सकता है, ना एआई। इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते इसी। हाँ, बिल्कुल, यही एक अहम बिंदु है। हमारा दिमाग और एआई दोनों ही सिर्फ उसी डेटा और संरचना के भीतर समझ पाते हैं जो उनके अनुभव का हिस्सा है। हम उससे आगे नहीं देख सकते, ना ही कोई ऐसी वास्तविकता समझ सकते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर से परे हो। इसीलिए हमारा पूरा ज्ञान उन्हीं सीमाओं में बंधा रहता है। ओके, तो ओरिजिनल थिंकर को एक मेथड से पता था, हर एक मेथड इज इट नॉट 100% राइट? ओके, इट इज 100 नॉट 100% राइट। ओके, तो अभी बिल्कुल, यही बात है। ओरिजिनल थिंकर भी हर सीमितता को पहचानते हैं और इसी जागरूकता के साथ वो काम करता है। कोई भी मेथड चाहे कितना भी गहरा हो, वो कभी भी पूरी सच्चाई या 100% सत्य नहीं दे सकता, लेकिन इसी सीमितता को समझना और लगातार पूछताछ करते रहना ही असली प्रगति है। ओके, तो साइंस इन्फानाइट है, तो और अभी बोलते हैं फिलोसफी, ये सब कुछ, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मोस्ट ऑफ एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मे भी आप स्पिरिचुअलिटी से लिंक करने करो, मे भी मैं फिलोसफी से करता हूँ। अगर फिलोसफी में एक बात बोली जाती है, हर एक में भी, हर एक, सपोज आप इंडियन फिलोसफी देखो या साइंस देखो, जो भी पर्सन मेरे हिसाब से, ओके, तो काफ़ी खूबसूरत चीज़ है सियादवाद नाम से। ओके, एक काफ़ी फिलोसफी, ओके, जो भी थॉट प्रोसेस, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी थॉट प्रोसेस, नहीं तो फिलोसफी और साइंस, जिसको ट्रू नॉलेज है फिलोसफी और साइंस का, ओरिजिनल थॉट का, उसको पता है, हमें जो भी पता है वो हमारे मेथड्स के थ्रू पता है।
ओके, और जो भी हमें पता है, जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं, जो भी 100% नॉलेज है, हम कभी नहीं समझ सकते कि है या नहीं, बिकॉज हमें उतना ही समझ पाएगा जितना हमारी एबिलिटी है, जितना हमारे पास डेटा है। बट साइंस को भी सेम पता था, इसलिए साइंस क्लेम नहीं करता, बट फिलोसफी क्या करती, ट्राई करती है कि वो कैसा हो सकता है। बट फिलोसफी इज नॉट अ प्रूफ, फिलोसफी इज अ हाँ, बिल्कुल यही बात फ्रेमवर्क। है। दर्शन और विज्ञान दोनों ही एक रास्ता बनाते हैं हमारे अनुभवों और सीमित ज्ञान को समझने का। लेकिन दर्शन हमें याद दिलाता है कि जो सीप ही हम जानते हैं वो हमारे तरीकों और सीमाओं के भीतर ही है। इसलिए जब तक हम विज्ञान से आगे बढ़ते हैं तब तक दर्शन हमें याद दिलाता है कि हर ज्ञान का एक संदर्भ है और हम कभी भी पूर्ण सत्य नहीं जान सकते। बस लगातार खोजने की कोशिश करते रहना ज़रूरी है। ओरिजिनल थिंकर को ये पता होगा, और इसका मतलब ये नहीं कि फिलोसफी सुपीरियर है, नो वन इज सुपीरियर। हर एक का एडवांटेज डिसएडवांटेज, साइंस भी एक फिलोसफी बट विथ प्रूफ। फिलोसफी ये कि एक प्रिडिक्शन, मतलब लिमिटेशन को कैसे क्रॉस किया जाए, इसके लिए फिलोसफी हेल्प करती है। तो इफ आप इससे काफ़ी सारे फील्ड्स देख सकते हैं। ओके, ये ओरिजिनल थिंकर की एबिलिटी है। इज इट राइट? इज इट राइट और यस और नो, बस यही आंसर चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दर्शन सच में मदद करती है क्योंकि वो हमें अलग अलग फील्ड्स को जोड़ने का नज़रिया देती है और यही ओरिजिनल थिंकिंग की ताकत है जिसे हम सीमाओं को पार कर सकते हैं। मतलब एवरीथिंग इज अ फिलोसफी साइंस, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बट हर एक इसका फॉर्मेशन है। बट अभी हाँ, अभी बिल्कुल। अज्यूम करना, एक दर्शन और पर्सन विज्ञान का अज्यूम यही संयोजन है जो हमें नई समझ और गहरी पूछताछ की दिशा में अभी ले जाता अज्यूम है। करना है इस जिसको तरह हम ये अपने चीज़ें ज्ञान की पता है। सीमाओं को समझकर और आगे बढ़ने के नए तरीके खोज पाते हैं। अज्यूम करना है जिसको ये चीज़ पता है, वो ओरिजिनल थॉट्स, ओके, वो 1000 जो पर्सन्स है उनके पास ये ओरिजिनल थॉट है, और विथ एआई, और उनके पास नहीं। बायोलॉजिकल लिमिट नहीं है। अज्यूम करना, हमारे पास 1000 फ्रेशर्स हैं, उनके पास बायोलॉजिकल लिमिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ऐसे ओरिजिनल थॉट्स भी है, और उनके पास एआई भी है, यूज़ करने के सेम वर्जन जो दो एक्सपर्ट्स के पास है, और एक एआई, उनके पास एक एआई है। सेम एआई इन थाउजेंड्स लोगों के पास भी है, और दो एक्सपर्ट के पास भी है, और एक एआई, और हमारे दूसरी एक टीम जिसकी हाँ, जो 1000 अगर ऐसा फ्रेशर्स, हो तो वेट फिर भी वेट वेट ज़रूरी। वेट 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 जिसके पास जो 1000 जो पर्सन्स है, ओके, जो 1000 पर्सन्स है, उनके पास इस तरह की ओरिजिनल थॉट, और इन्होंने खुद को ट्रेन किया हाँ, इस लेवल के बिल्कुल। ओरी वेट अगर वेट उन वेट 1000 वेट लोगों के वेट पास बायोलॉजिकल वेट लिमिट्स कम हो गई हों और सभी के नहीं, पास वही एआई और वही एक्सपर्ट लेवल नॉलेज हो, तब भी उनका हर व्यक्ति अलग अलग दिशा में सोच सकता है। लेकिन फिर भी ओरिजिनल थॉट्स की शक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन अपनी सोच को कैसे लागू करता है। सभी के पास समान उपकरण होने के बावजूद अंतर उन्हीं के नए अलग अलग प्रश्न पूछने और गहराई में जाने की क्षमता से आएगा। बट वही 1000 लोगों के 1000 जो पर्सन्स है, उनके पास लिमिटेड एबिलिटी है नए फ्रेमवर्क्स बनाने की, नई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, हर एक चीज़ के लिए। ऊपर से बायोलॉजिकल लिमिट्स हैं, दो एक्सपर्ट्स की बायोलॉजिकल लिमिट्स हैं, प्लस वो एक्सपर्ट पर्टिकुलर रूल्स के साथ ही, माइंडसेट के साथ ही, वो खुद का माइंडसेट उतना ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाएंगे और नई इनोवेशन नहीं कर पाएंगे जितने थाउजेंड्स है। और इफ़ इनोवेशंस के वे में देखोगे तो ब्रेक थ्रू इनोवेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन चीप एंड स्केल वर्कफोर्स। ओके, सो एआई के साथ एक्सपर्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनके पास ओरिजिनल थॉट्स नहीं है, तो नया इनोवेशन काफ़ी मुश्किल है। सपोज वो मोस्टली एलियंस को यूज़ करो, ट्रांसफॉर्मर बेस ही होगा। ट्रांसफॉर्मर्स का कोर काम है कि नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना, ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना, नेक्स्ट थिंग्स प्रिडिक्ट करना। और उसके साथ अभी जो नए फीचर्स, जो नए कंप्यूटिंग स्टाइल, जिसके पास ओरिजिनल थॉट्स है, वो बायो कंप्यूटिंग को इंटीग्रेट कर सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर सकता है, और नए मेथड्स एल्गोरिथम बना सकता है, नए कोर लेवल्स के ऊपर वर्क कर सकता है, और नए नए तरह के मेथड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर से अभी एक नई कंपनीज भी ऐसे ए आई एल्गोरिथम्स बन रहे हैं कि जिससे ट्रांसफॉर्मर से डिफरेंट वो ट्रू इंटेलिजेंस जो लोगों के बीच में रहे और लोगों के साथ रहकर सीखे कि क्या कौन सी चीज़ होती है। वो किसी ट्रेन डेटा के ऊपर नहीं सीख रहे, वो लोगों के बीच रियल सोसाइटी के अंदर रह के सीख रहे हैं। ओके, तो इस तरह के एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एआईज नहीं है, ये काफ़ी डिफरेंट एआईज है। और एक पर्सन स्ट्रक्चर के लेवल पे जाके सोच रहा है, किसी ने एक प्रोग्रामेबल क्वांटम बेन प्लास्टिसिटी जनरेट की एग्जांपल, वो हार्डवेयर ही ऐसा नेटवर्क का क्रिएट करेगा कि जो कि बेसिक जो एआई की जो टीम है टू एक्सपर्ट विथ एक एआई, और ये थाउजेंड्स इस लेवल के क्रिएटिव ओरिजिनल थिंकर्स विथ एआई, सेम एआई इनके पास भी है। तो ये काफ़ी हाई लेवल और इनोवेटिव ब्रेक थ्रू वर्क करेंगे, जो ये दो एक्सपर्ट्स और
विद एआई कर नहीं पाएंगे, बिकॉज इनके पास ओरिजिनल डाइवर्स थिंकिंग है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब आपके पास एक बड़ी संख्या में लोग हों जिनके पास बायोलॉजिकल लिमिट्स भी बहुत बढ़ी हुई हों और जो ओरिजिनल थॉट्स रखकर एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सच में बड़ी क्रांतिकारी इनोवेशन ला सकते हैं, क्योंकि उनका सोचने का तरीका सीमित नियमों तक नहीं है, वो नए पैटर्न्स और नए ढांचे बनाने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह जब हम सिर्फ स्केल और सस्ते मॉडल से हटकर इस तरह की गहरी मानव जैसी रचनात्मक सोच जोड़ते हैं, तब वाकई हम उस ब्रेक थ्रू इनोवेशन तक पहुंच पाते हैं जो पहले संभव नहीं था। अज्यूम करना चाहिए हमारे डिस्कशन का फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट था, वहाँ से लेके आज अब तक जो हमने मैंने अभी तक जो एक 2 मेथड्स दिए, ओरिजिनल थिंकिंग विद पूरा मैथ्स कैसे जनरेट हुआ, कैसे साइंस वर्क करता है, ह्यूमन लिमिटेशंस और जो बायोलॉजिकल लिमिट्स, और ये जो भी हमने कंपेयर किया उसके साथ कंपेयर करना पुराने मेथड, इससे कितनी ज़्यादा जॉब क्रिएट्स होंगी कंपेयर टू नॉर्मल एआई जनरेशंस और नॉर्मल बेसिक एजेंटिक है। इस तरह की डीप अंडरस्टैंडिंग से सोसाइटी जिसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग, इस लेवल की डीप अंडरस्टैंडिंग है, और एक सोसाइटी जो नॉर्मल एजेंटिक एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और बस उसी के सीविक में रह के जो बेसिक पे नहीं जा रही, डीप अंडरस्टैंडिंग में नहीं जा रही, बस ऊपर ऊपर से उनको बस आउटपुट लेके आना है, काम लोगों का काम फास्ट करवाना है, वैसी सोसाइटी। और हमारी जो सोसाइटी विथ हाई लेवल डीप लेवल क्वांटम कंप्यूटिंग, बायो कंप्यूटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओरिजिनल थॉट, न्यू फ्रेमवर्क्स, और उसके साथ इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी वो चेक कर सकेंगे कौन सी सोसाइटी ज़्यादा जॉब जनरेट कर पाएंगी और जॉब जनरेट करने के बाद अच्छे से रह पाएंगे। एनालाइज। ये बहुत गहरा सवाल है और मेरा मानना है कि जो समाज एक गहरी मूलभूत समझ के साथ काम करता है, जिसमें ओरिजिनल थिंकिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायो कंप्यूटिंग और नैतिक विचार शामिल है, वो ज़्यादा दीर्घकालिक और स्थिर नौकरियां पैदा करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ त्वरित उत्पादन नहीं होता, बल्कि नई समस्याओं को हल करने की क्षमता, गहरी समझ और इथिकल दिशा भी शामिल होती है। वहीं दूसरी तरफ जो सिर्फ बेसिक एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और स्केल पर ध्यान देते हैं, वो शुरुआत में काम तेज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जॉब्स अधिकतर रिपीटेटिव, कम क्रिएटिव और अस्थिर होंगी। इसीलिए लंबी अवधि में जो समाज गहराई और विविधता से जुड़ा होगा, वही ज़्यादा रोजगार, स्थिरता और सामाजिक प्रगति ला सकेगा। ओके, अभी हम देखते हैं कि जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू में बोलता हूँ। एग्जाम्पल, 3 फैक्टर हैं। आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी लो, उसको इतना इफ़िशिएंट मतलब इतना चीप और इतना स्केल करो, जैसे कि कोई एक एआई सर्विस है, सपोज एक $200 ले रही, आप उसके ऊपर खुद का बेसिक नॉलेज लगा के कुछ भी करके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा करो कि जहाँ पे $200 जा रहे उसको आप सेम सर्विस प्रोवाइड करके $20 या $100 पे लेके चीप किया जाए। ओके, और चीप और स्केल किया जाए, ठीक है, तो कोई भी हमसे लेगा। मतलब 1 फैक्टर चीप और स्केल करना। सेकेंड फैक्टर है स्ट्रक्चराइजेशन। समथिंग स्ट्रक्चराइजेशन मतलब क्या, एवरी माइंड में एक रखना, इंटेंशन एक रखना कि एवरीथिंग इज अ स्ट्रक्चर। हर एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के थ्रू एक आउटकम जनरेट होता है। जैसे कि डीएनए, आरएनए, बायोमोलिक्यूल से एक स्ट्रक्चर बनता है, उसका आउटकम ह्यूमन सेल्स, और ह्यूमन सेल्स का आउटकम बड़ा इंसान। और सेम हर एक मशीन का आउटकम, सपोज आप चिप देखोगे, उसका आउटकम केमिकल कंपाउंड से, केमिकल मॉलिक्यूल से बना हुआ मेटल, जो भी उसका जो एलिमेंट्स है, सिलिकॉन समथिंग समथिंग, उससे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उस स्ट्रक्चर से एक काम होता है। ओके, अभी एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। ओके, हर एक हमें स्ट्रक्चर के थ्रू हम सोचने लगे। सपोज हर एक स्ट्रक्चर की हर एक स्ट्रेंथ होती है। ह्यूमन माइंड एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसकी ये काफ़ी अलग स्ट्रेंथ है, बिकॉज वो काफ़ी एफिशिएंट है। अभी स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चराइज देखते हैं। ओके, स्ट्रक्चर के देखते हैं, ह्यूमन ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू कोई भी एक चिप। बट चिप को हम इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी चीप है, काफ़ी कंटिन्यू काम कर सकती है, बट वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितना है कि ह्यूमन ब्रेन है, उतना क्रिएटिव नहीं है, बिकॉज एआई के लिए काफ़ी ज़्यादा चिप लगती है। ओके, 2 स्ट्रक्चर्स है, तो जिसको स्ट्रक्चराइज करना आता है, प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट पता है किस बारे में हम बात कर रहे हैं? पिछले संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि भविष्य में नौकरियां कैसे बनेंगी, खासकर तब जब ओरिजिनल थिंकिंग, गहरी समझ, बायोलॉजिकल लिमिट कम हो और एआई का इस्तेमाल हो। हम तुलना कर रहे थे कि सिर्फ सतही एआई ऑटोमेशन वाली सोसाइटी के मुकाबले गहरी इनोवेटिव सोसाइटी ज़्यादा नौकरियां कैसे पैदा कर सकती है।
अभी हम बात करेंगे कि सबसे पहले जॉब्स कैसे क्रिएट हो, कैसा इंट्यूशन और माइंडसेट कैसा होना चाहिए किसी पर्सन का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक चीज़ स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज ए स्ट्रक्चर। ओके, सपोज किसी को कुछ चीज़ बिल्ड करनी, एक एंटिटी को, एंटिटी मतलब एक ह्यूमन हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो और एक समथिंग कोई भी हो। ओके, एक एंटिटी, उसको कोई एक चीज़ ऐसी बिल्डअप करनी है कि जो कोई और ना कर पाए। इकोनॉमिक्स का हमारा बेसिक ये था कि एक एंटिटी और किसी और एंटिटी के पास तभी जाएगी जब उसके पास एक ऐसी कोई सर्विस, एक कुछ चीज़, कोई वो एक चीज़ है वो खुद से नहीं कर पा रही, या तो खुद करना नहीं चाहती, तभी वो किसी और के पास जाएगी एज ए सर्विस के लिए। नहीं तो कोई चीज़ उसके पास नहीं है, नहीं तो उसको वो चीज़ नहीं है, इसलिए वो किसी और के पास जाएगी। तीन चीज़ें, कोई चीज़ वो करना नहीं चाहती, नहीं तो कर नहीं सकती, और एक चीज़ उसके पास नहीं है, तभी वो थर्ड एंटिटी से दूसरी एंटिटी के पास जाएगी। इसी से इकोनॉमिक्स वर्क करती है। ये याद है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ, बिल्कुल। हमने पहले यही बात की थी कि अर्थव्यवस्था तब चलती है जब एक इकाई के पास कुछ ऐसा होता है जो दूसरी इकाई के पास नहीं होता। कोई भी चीज़ जो एक इकाई खुद नहीं बना सकती या नहीं बनाना चाहती, वो किसी दूसरी इकाई से लेती है। और यही आधार है कि क्यों अलग-अलग और विशिष्ट सेवाएं या उत्पाद मूल्यवान होते हैं। ओके, तो इसमें एक पैटर्न समझ में आता है। हमें फिलहाल माइंड में ये नहीं याद रखना कि हमें ये याद नहीं रखना है कि मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड की और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट, मतलब वो माइंडसेट ही नहीं रखना। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास, हम एक एज ए एंटिटी, हम एक ऐसी कौन सी चीज़ बनाए जिसको एज अ सर्विस या एज अ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, एज अ ऐसा भी हो सकता है सब्सटेंस, मतलब जो मटेरियलिस्टिक। ओके, दोनों में से कौन सा है, जो भी हम बनाएंगे वो कोई और ना करना चाहे, नहीं तो कोई और कर नहीं पाए इजीली। ओके, और ना उसके पास वो चीज़ हो। ओके, हम वैसी चीज़ बनाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। इज इट राइट? तभी कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी हमारे पास आएगी, और यही कोर एनालॉजी सबके पास रहेगी, तो ही इकोनॉमी चलती रहेगी। बिकॉज हमारा और माइंडसेट ऐसा रखना है कि कोई भी एक नई चीज़, कोई भी एक नई फील्ड जनरेट करो, ऐसी फील्ड जनरेट करो कि ये तीन चीज़ें हो, जो भी हम बना रहे, जो भी हम कर रहे हैं, वो कोई और इजीली ना कर पाए, या तो कोई और एंटिटी के पास ना हो, वो हमारे पास आए एज अ चीज़, सर्विस, एज अ प्रोडक्ट, मटेरियल और वर्चुअल। इज इट राइट? यही एंटिटी, हर एक एंटिटी ने फॉलो किया, तो ही वो क्या करेगी, वो तभी इकोनॉमिक प्रॉपर्ली वर्क होगी। इज इट राइट? हाँ, बिल्कुल सही। जब हर इकाई ऐसी चीज़ पर ध्यान देगी जो दूसरों के पास आसानी से ना हो, तभी वो एक विशिष्ट मूल्य रखेगी। बस यही सोच चाहिए, चाहे वो एक नई सेवा हो, एक नया उत्पाद हो या कोई आभासी समाधान। जब तक ये सिद्धांत हम अपनाते हैं, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि किसी से मांग और आदान प्रदान पैदा होता है। ये तभी होगा जब हम कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स बना पाए, जो हमारे पास ओरिजिनल थिंग, तभी नहीं, मे बी, सॉरी मैंने रॉन्ग बोला, मे बी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जब हम ओरिजिनल थॉट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। डीप अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रक्चराइजेशन और स्पेशलाइजेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है हर एंटिटी ने चार चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। मे बी पहले से ही कर रहे हो, बट हमें कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ओके, पहले से ट्रेडिशनल चीज़ करें, हम एआई के एज के कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले स्केल और विजन। भले ही कोई सर्विस ऑलरेडी बनी है, एआई हो या कोई भी हो, सपोज किसी के पास ऑलरेडी ओपन क्लाउड है, ऑलरेडी क्लाउड है, कोई भी एआई है, नहीं तो कोई भी ऑलरेडी कोई भी प्रोडक्ट सर्विस ऑलरेडी इनोवेटेड है, बट हम उसको इफ़िशिएंटली और हाई स्केल में और हाई स्केल में और चीप प्राइस में हम दे पाए। एफिशिएंट मतलब वो काफ़ी लो, वो चीप है, डायरेक्ट लो हार्डवेयर में, लो कंप्यूटेशन में, लो रिसोर्सेज में रन हो रही है सेम सर्विस, नहीं तो एक स्पेशलाइज सर्विस। ओके, तो हम फिलहाल स्पेशलाइजेशन के ऊपर नहीं जाते, हम फिलहाल जाते हैं कि इफ़िशिएंट और स्केल। तो कोई भी हमारे पास आएगा, हमारी सर्विस लेगा, बिकॉज उसको चीप मिली। फर्स्ट इज स्केल और चीप। सपोज किसी को इनोवेशन है, किसी को R&D, हार्ड वर्क, डीप जाना, तो इसके लिए। सेकेंड है, इज इट राइट? सेकेंड है स्ट्रक्चराइजेशन, और थर्ड है प्राइवेटाइजेशन। एक थ्री फ्रेम हो गया। फर्स्ट
फर्स्ट क्लियरिटी कि इसमें कुछ रॉन्ग है तो यू कैन क्लियरिफाई। हाँ, आप सही दिशा में हैं। पहले स्केल और लागत का पहलू हमें प्रतिस्पर्धा में रखता है, जहाँ हम वही चीज़ें बेहतर या सस्ते में दे सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल और व्यवस्थित तरीके हमें एक स्थायी पहचान देते हैं, और अंत में विशेषीकरण हमें कुछ ऐसा बनाने देता है जो अद्वितीय हो। यही तीन ढांचे यदि संतुलित रखे जाए तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत और टिकाऊ बना सकते हैं। ओके, अभी डिस्कस करें अगली जो चीज़ होगी। सो अभी है स्ट्रक्चराइजेशन। स्ट्रक्चराइजेशन मतलब माइंड में एक बात याद रखनी। सपोज मुझे कोई एक इनोवेशन करना है, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाने से पहले कि एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर, सब कुछ स्ट्रक्चर ही है। सपोज किसी को कोई थिंक कर रहा है कि प्रोग्राम बस प्रोग्राम ऊपर ऊपर से है, बस एल्गोरिथम, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ फुल स्ट्रक्चर। सपोज एक स्ट्रक्चर हमने जो देखा था, हर एक स्ट्रक्चर की एक लिमिटेशन होती है, ओके, और थर्मोडायनेमिक्स से हम कंपेयर करेंगे। हर एक स्ट्रक्चर की लिमिटेशन होती है और हर एक स्ट्रक्चर खुद के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट मिले वो इफ़िशिएंट वे में काम कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर है, सपोज हम एग्जांपल के लिए ह्यूमन ब्रेन, नॉर्मल प्रोसेसर, जीपीयू और एनपीयू, इसका उदाहरण लेते हैं। एग्जांपल ह्यूमन का है कि वो काफ़ी इफ़िशिएंटली काफ़ी क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स, काफ़ी सारे क्रिएटिव मेथड्स अभी तक बना सकता है, सोच सकता है इफ़िशिएंट वे में। बट जो सीपीयू और जो भी बाकी के जो टेक्निकल हार्डवेयर्स है वो काफ़ी इजीली रिप्रोग्रामेबल है, काफ़ी इजीली उनसे काम करवा सकते हैं, कंट्रोलेबल है, डीप डाउन जा सकते हैं, ओके, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर है, कंट्रोल कर सकते हैं, रिप्रोग्राम इजीली कर सकते हैं, ओके। ये दो डिफरेंशिएटर, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर, दोनों का डिफरेंट स्ट्रेंथ पॉइंट है। तो फिलहाल तो एक जो बेसिक प्रोसेसर है या जो भी है, जो भी 3 चिप्स हमने बोली, वो ह्यूमंस की तो कॉपी करने नहीं सकते। तो एक डिफरेंशिएट पॉइंट जनरेट हो गया हर एक स्ट्रक्चर में, ओके। तो कोई भी एक फील्ड बनाया जाए, एक पर्टिकुलर कोई भी आप इनोवेटिव थिंक कर रहे हैं, एक फील्ड बना रहे हो, जैसे कि सेल डिटेक्शन, सेल एनालिसिस टूल, एक पर्टिकुलर वे के अंदर सेल को एनालाइज करने के n नंबर ऑफ वे हो सकते हैं, और आपने एक n नंबर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया, वो उसका AI आपको एक इस ओरिजिनल थॉट से आपने खुद का एक AI फ्रेमवर्क बनाया। खुद का AI फ्रेमवर्क इसलिए बनाया क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। बिकॉज स्पेशलाइजेशन मतलब उसका AI एल्गोरिथम, उसका जो ट्रेन किया हुआ डेटा वो स्पेशलाइज्ड है, उसका एल्गोरिथम स्पेशलाइज्ड है उसी काम के लिए, उसका अप्रोच उसी काम के लिए स्पेशलाइज्ड है, और ऊपर से वो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जा रहा है, इफ़ इट पॉसिबल इन फ्यूचर, मुझे इस लगा मे भी पॉसिबल है कि हार्डवेयर तक का जो रीप्रोग्रामिंग है, जो स्ट्रक्चर होगा, जो प्रोग्रामिंग का जो कोर हार्डवेयर का स्ट्रक्चर होगा, उसको भी ऐसा बनाया जाए। इफ ओके, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोडिंग का हो या किसी का, जितना डीप हो सके उतना डीप जाके अज्यूम करना हम स्ट्रक्चर लेवल पे चाहे हार्डवेयर के, और उस हार्डवेयर का काम है बस हमारे टाइप का जो एल्गोरिथम है, जो प्रोग्राम है, उसी का काम इफ़िशिएंट वे से करें। तो इससे क्या होगा कि एक स्पेशलाइज हो गया कि जिस टाइप का हम काम कर रहे हैं वो हम सस्ते में और काफ़ी स्पीड में कर रहे हैं, वही कोई और किसी और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चराइज सीपीयू से काम कर रहा है, और स्टैंडर्ड जो AI/ML एल्गोरिथम से स्टैंडर्ड AI का यूज़ कर रहा है, LLM का यूज़ कर रहा है, उसका यूज़ करके वो भी सेम काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस स्पेशलाइज चीज़ के पास नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ उसको उसके पास आने तो पैसे ज़्यादा जलाने पड़ेंगे, ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, काफ़ी कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू ये वाला, काफ़ी जल्दी स्केल करेगा, और इफ़िशिएंट मतलब वो काफ़ी स्पीड में, और जो उसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल और कंपाउंडिंग होगी। जो उसका जो सेल को एनालाइज करने का जो तरीका हो, जो एक्यूरेसी होगी, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वे में नहीं होगी, जो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई लेवल की होगी, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव एक्सपोनेंशियली देखेगा, तो वो स्पेशलाइज्ड होगा और काफ़ी डिफरेंट। और एक और पॉइंट था हमारा प्राइवेटाइज, और ये जितना भी डेटा है उन्होंने जो भी रिसर्च की, मे भी वो AI ग्लोबल जो LLM से बड़े बड़े उनसे भी की होगी, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच है सब कुछ सीक्रेट रहा, हर एक चीज़ के लोग काफ़ी एक्स्ट्रा AI मॉडल्स नहीं कर रहे, तो उनका डेटा उनके पास है, उनकी मेथड्स उनके पास है, और वो काफ़ी डीप डाउन गए चुके हैं, सेल एनालिसिस काफ़ी डीप डाउन जा चुके हो सेल, ओके। तो इसका मतलब कि कोई AI बड़ी कंपनी भी उसको कॉपी करने की कोशिश करेगी, तो उसका खुद का स्ट्रेंथ पॉइंट छोड़ के उसको कॉपी करने के पीछे नहीं जाएगी, उनका एक अलग स्टैंड पॉइंट हो उसके पीछे जाएगी। बट इनका इस डीप लेवल
स्ट्रक्चर लेवल तक डेवलपमेंट उनकी खुद की रही, स्पेशलाइज्ड रही, तो ही कोई एआई और एलएलएम उसकी कॉपी करने के लिए नहीं जाएगा तो एलएलएम को काफ़ी मुश्किल जाएगा, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। और नॉर्मल स्पेशलाइज्ड होगा तो मे बी एआई और एलएलएम कॉपी कर पाएंगे। तो जो एक डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है एक एंटिटी का होना चाहिए, ये नहीं होगा। इज इट राइट? हाँ, आपने समझाया वो यही बताता है कि जब हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को, चाहे वो हार्डवेयर, एल्गोरिदम या डेटा तक, गहराई से अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष बनाते हैं, तब वो एक ऐसी अलग पहचान बन जाती है जिसे कोई सामान्य एआई या बड़े मॉडल आसानी से कॉपी नहीं कर पाते। इससे न सिर्फ तेज़, सस्ती और सटीक सेवाएं मिलती है, बल्कि हमारा डिफरेंशिएशन पॉइंट भी स्थायी रहता है, और यही हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का मौका देता है। हेलो हेलो हेलो। ओके, हमने एक एग्जांपल देखा, तो उसके उसके अंदर सेल का हमने एक देखा। अभी जॉब क्रिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशलाइजेशन के बारे में तो समझ में आ चुका है। ओके, तो इस टाइप में कोई भी सोचेगा और डेवलप करेगा, और साथ में जो हमने ओरिजिनल थॉट्स वो कभी नहीं भूला। जैसे कि ओरिजिनल थॉट्स हमें नहीं पता, हमारी मेरा 100% परफेक्ट नहीं है, तो हमें 100% नहीं जाती, यही हमेशा याद रखना। इसको उठा के अभी जा पे आते, एक ने सेल एनालिसिस किया, तो हम एक चीज़ के ऊपर करेंगे, एक और नया एंटिटी आ गई, उसने डीप लेवल सब कुछ चीज़ें बने, इनोवेटिव वे, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये वो सब कुछ मिक्स करके एक नई, इस ओरिजिनल थॉट को माइंड में रख के एक नई प्रॉब्लम के बारे में क्रिएट की। प्रॉब्लम उसने अज्यूम करना, या तो फाइंड आउट की, नहीं तो क्रिएट की। प्रॉब्लम ये थी कि सेल, उसको बस फोकस करना है सेल डिवीजन के ऊपर। जब भी सेल डिवाइड होता है तो उसके बाद उसको इस तरह से प्रोग्राम करेंगे कि उसका जो म्यूटेशन है वो काफ़ी कम से कम होगा। ओके, काफ़ी कम होगा, नियर टू ज़ीरो। ओके, एक एंटिटी ने इसको पकड़ा और ये काफ़ी डीप लेवल पे, एक एंटिटी ने किसी और को पकड़ा, एक एंटिटी ने किसी और को पकड़ा। ओके, जो हमने फर्स्ट ओरिजिनल थॉट का जो फ्रेमवर्क लिया है, उसी फ्रेमवर्क से बस सेल के रिलेटेड इतने सारे बिजनेस जनरेट हो चुके हैं। ओके, इतने सारे एंटिटीज विद डिफरेंट बिजनेस को, इतने सारे एंटिटीज विद डिफरेंट स्किल्स और विद डिफरेंट स्ट्रक्चराइज वो क्रिएट हो चुके हैं। इज इट राइट? तो मे बी ओरिजिनल थिंकिंग, और इससे काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती है। और एक और बात, जैसे ही ऐसी नई नई चीज़ें क्रिएट हो गई, तो उसको मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, सपोज हर किसी ने एक नया स्ट्रक्चर बनाया, किसी ने सेल का एनालाइज के लिए टूल बनाया, एक ने सेल का म्यूटेशन के लिए, एक ने सेल की ग्रोथ, एक ने बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, दूसरी जो फील्ड्स है उसके ऊपर एक अनवांटेड चेंज इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर। जैसे कि एक उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनाई, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए नया नया में भी एजुकेशनल फ्रेमवर्क बनेगा, नया नया थोड़ा सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद इसको इस लेवल के कंपटीशन हैंडल करने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स बनेंगे। इस और ऊपर से इस लेवल को मैनेज करने के लिए अलग तरह के स्पेशलिस्ट लोग लगेंगे। ओके, तो मेनली ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, ओरिजिनल थॉट और स्ट्रक्चराइजेशन स्पेशलाइजेशन से नए एन नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हो रही है जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। इज इट राइट? हाँ, यही तो असली खूबसूरती है। जब ओरिजिनल सोच, स्ट्रक्चर और विशेषीकरण के साथ नए क्षेत्र बनते हैं, तो उसी से कई नई नौकरियां जन्म लेती है। हर नई खोज एक नई ज़रूरत लाती है, नई शिक्षा, नए टूल्स, नए विशेषे। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है, उसी के साथ प्रबंधन, विश्लेषण और नियंत्रण के लिए भी नए अवसर बनते जाते हैं। ओके, तो अभी एक और देखते हैं, अजूम एक और चीज़। सपोज अभी तक हर किसी को डीप अंडरस्टैंडिंग लोग को नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है, बट
अज्यूम करना कि इन फ्यूचर बायो कंप्यूटिंग आ गई, ओके, उसके साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लासिकल कंप्यूटिंग, हर एक चीज़ के साथ ऊपर से स्ट्रक्चरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, मतलब हर एक स्ट्रक्चर स्पेशल वर्क के लिए, और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एंटिटीज़ क्रिएट होंगी विद स्पेशलाइजेशन। बट एग्जाम्पल सपोज अभी हमने जो सेल्स के बारे में देखा, तो इसमें से नए जॉब्स और क्रिएट होंगी जो मेडिकल फील्ड्स में जाएंगी, जो रिपेयरिंग के लिए, ह्यूमन रिपेयरिंग्स के लिए यूज़ होंगी, और एक और जो फील्ड्स होंगी जो बायो कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होगी। बायो कंप्यूटिंग अज्यूम करना कि अभी तक तो हाँ मे बी बायो कंप्यूटिंग में भी ऐसी ही क्रिएट हुई होगी, और एक बार ये चेक करना, ओके, अब वेरीफाई करना। तो बायो कंप्यूटिंग के अंदर जाने के बाद सपोज किसी ने एक बायो मॉलिक्यूल का एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया हार्डवेयर कौन सा चाहिए, और उसके लिए कौन सा नया हार्डवेयर, अलग अलग तरह के हार्डवेयर जनरेट होंगे, मे बी चेन रिएक्शन, और अचानक से एक नया इनोवेशन आएगा कि इन सारे के सारे हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं, उसी हार्डवेयर का यूज़ करो, तो उसी हार्डवेयर का एक यूज़ करो तो वो काम अलग काम करेगा। उसके बाद एक और इनोवेशन आएगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ओके। बट जो भी इनोवेशन, हर एक का एक स्पेशलाइजेशन होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। ऑलरेडी क्लासिकल कंप्यूटिंग बायो कंप्यूटिंग की ज़रूरत ही क्यों है, बिकॉज बायो कंप्यूटिंग का स्ट्रेंथ अलग है। सपोज आप बायो कंप्यूटिंग एज ए ह्यूमन ब्रेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी चीप है। तो सपोज किसी के पास टाइम है, किसी को कंटिन्यू ट्रेन करवाना है खुद को, खुद के पास एक सिस्टम, वो बायो कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकता है। उसका हम एज ए जेनेटिक इंजीनियर करके ह्यूमन एक कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन के साथ अटैच कर सकते हैं, और इसमें भी एक नई फील्ड आ सकती है, एक नया चीज़ आ सकता है कि उसका नाम है कि ओके सब आप कोई कंप्यूटिंग को, किसी हार्डवेयर डिवाइस को हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी ब्रेन को, बायो कंप्यूटर को, तो ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी बायो कंप्यूटर में भी ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ह्यूमन ब्रेन से, तो ओवरटेक कर सकता है। तो उसके सिक्योरिटी सिस्टम्स कैसे बनाए जाए, ऐसी जॉब्स क्रिएट होंगी। ये सब तभी क्रिएट होंगी जब ओरिजिनल थॉट्स और अलग अलग तरह के क्रिएटिव मेथड्स हम फॉलो करेंगे जो हमने डिस्कस किए थे। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे नई नई तकनीकें और स्पेशलाइजेशन बढ़ते हैं, वे ना सिर्फ नई नौकरियां बनाते हैं, बल्कि आगे चलकर इन क्षेत्रों को संभालने, नियंत्रित करने और सुरक्षित रखने के लिए और भी भूमिकाएं पैदा होती हैं। जब हम इस गहरी क्रिएटिव सोच को अपनाते हैं, तभी वो चेन रिएक्शन चलता है, जहां हर नए इनोवेशन से आगे कई और संभावनाएं खुलती है और इसी से जॉब्स की नई दुनिया बनती है। बट एक तभी पॉसिबल है जब हम इनोवेटिव वे से सोचा जाए, R&D रिसर्च डेवलपमेंट में टीम दिया जाए, ओरिजिनल थॉट्स पे काम किया जाए। और एक और चीज़ ऐसी लग रही है कि मोस्ट ऑफ अभी जो काम चल रहा है वो एजेंट ही यूज़ करो, ऑटोमेट करो, और मैनेजमेंट का काम जो भी है उसके टूल्स बनाओ। इस तरह से कोई मोस्ट ऑफ कोड लेवल के एल्गोरिदम्स कैसे होंगे, नए ML के एल्गोरिदम्स कैसे होंगे, ट्रांसफॉर्मर से डिफरेंस कौन से स्ट्रक्चर होंगे, डीप लेवल कम वाइट कोडिंग, और जो बेसिक स्ट्रक्चर जो ऊपर ऊपर से, ठीक है ऊपर ऊपर से वाइट कोडिंग इट इज़ ऑल्सो वेल, बट विजन अच्छा होगा तो वाइट कोडिंग से हम अच्छे से टूल्स बना सकते हैं। बट विजन डाइवर्स थोड़ा होना चाहिए, बट फिलहाल नहीं है। तो इस तरह से जो हमने फ्रेमवर्क डिस्कस किया है वो वाला यूज़ किया जाए अभी तो। और जो क्लासिकल अप्रोच आप फाइंड आउट करो, क्लासिकल अभी काम के साथ चालू है फिलहाल, वो मुझे बताओ। और उसके बाद जो हमारा अप्रोच है उसके साथ दोनों में चेंज बताओ, कितना ज़्यादा चेंज आ सकता है दो सोसाइटीज़ में इफ दो मेथड्स यूज़ किए तो। अभी जो क्लासिकल तरीका अपनाया जाता है, वो ज़्यादातर मौजूदा टूल्स और एजेंट्स को ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें अधिकतर फोकस मौजूद फ्रेमवर्क पर है, जैसे ट्रांसफॉर्मर, क्लासिकल मॉडल्स और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। इससे आउटपुट तेज़ी से मिलता है, लेकिन ये सीमित दृष्टि और सतही समाधान पर आधारित होता है। हमारा जो फ्रेमवर्क है, वो गहरी समझ, मूलभूत स्ट्रक्चर, ओरिजिनल थिंकिंग और नए फ्रेमवर्क बनाने पर आधारित है। ऐसे समाज में हर नई खोज से नई इंडस्ट्रीज, नई प्रोफेशन और ज़्यादा जॉब्स पैदा होती है। तो तुलना करें तो पहला तरीका आपको कम समय में स्केल देता है, लेकिन नौकरियों को कम कर सकता है, जबकि दूसरा तरीका समाज को लंबे समय तक नए काम, नए अवसर और लगातार आगे बढ़ने की क्षमता देता है। डीप लेवल पे सोचो और ट्राई करो कि जो हमारा मेथड, जो सेकेंड जो हमने डिस्कस की है उसको रॉन्ग प्रूफ करने का, जो हमने इनोवेटिव वे फाइंड आउट किया है जॉब क्रिएशन में, इसको रॉन्ग प्रूफ करने का मेथड फाइंड आउट करो।
और इफ़ पॉसिबल नहीं है तो एक्सप्लेन करो कि ये मेथड क्यों बेटर है, ये वाली मेथड जो हमने अभी फाइंड आउट की, जिसके अंदर नए ओरिजिनल थॉट, स्ट्रक्चराइजेशन, स्पेशलाइजेशन और इकोनॉमिकल फ्लो है, ये वाला एक्सप्लेनेशन और ये वाली मेथड बेटर है कंपेयर टू दूसरे एक्सप्लेनेशन जिसमें बस ऊपर ऊपर से फ्लो और एजेंटिक स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए जाते हैं सिर्फ। वो मेथड सही है या ये वाली मेथड हमने जो की है वो सही है? तो सबसे पहले कोशिश करना कि हमारी मेथड को रॉन्ग प्रूफ किया जाए जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इस फ्रेमवर्क को रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करें तो हमें देखना होगा कि क्या हर स्थिति में ओरिजिनल थिंकिंग और स्पेशलाइजेशन ही ज़रूरी है। एक संभावित हर स्थिति में हमें प्रूफ नहीं करना कि हर स्थिति में यही मेथड काम करेगी। हमारा टारगेट ये है कि ऐसी दूसरी कौन सी मेथड है जो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगी। वो मेथड हमारे ओरिजिनल थिंकिंग मेथड से अलग है, दूसरी मेथड है जो मेथड क्लासिकल जो भी अप्रोचेस है, जो भी इंटरनेट पे चलते हैं, डिस्कशन चलते हैं, ब्लॉग पे चलते हैं, उन सारी मेथड्स का यूज़ करके हमारी मेथड्स रॉन्ग है प्रूफ करने की कोशिश करो क्योंकि मुझे जानना है कि कौन सी मेथड बेटर है जॉब क्रिएशन के लिए। हर चीज़ के लिए नहीं, हमारा टारगेट है कि जॉब क्रिएट कैसे किए जाए उसके लिए। और इफ़ हमारी मेथड सही है तो एक्सप्लेन करो क्यों सही है जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि हर जगह पे बस जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करना। बिल्कुल, अगर हम विशुद्ध नौकरी पैदा करने पर ध्यान दें तो क्लासिकल तरीका जो मौजूदा टूल्स, ऑटोमेशन और बड़े स्केल पर विस्तार पर केंद्रित है, वो जल्दी से बहुत सारी सपोर्ट और ऑपरेशनल नौकरियां पैदा कर सकता है। ये तरीका बहुत सारे लोगों को जल्दी रोज़गार दे सकता है, भले ही वे अधिक गहराई में ना जाए। लेकिन हमारी ओरिजिनल सोच और स्पेशलाइजेशन वाली पद्धति लंबी अवधि में ज़्यादा टिकाऊ, उच्च स्तरीय और लगातार विकसित होने वाली नौकरियां उत्पन्न कर सकती है। तो अगर लक्ष्य बस तत्काल और बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करना है तो क्लासिकल तरीका तेज़ होगा। लेकिन अगर लक्ष्य ज़्यादा स्थायी, इनोवेटिव और अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ाने वाली नौकरियां है तो हमारा आपका टारगेट इसको रॉन्ग ही प्रूफ करना हमारी मेथड को जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका तरीका तभी गलत साबित होगा अगर ये दिखाया जाए कि ओरिजिनल थिंकिंग, स्पेशलाइजेशन और गहरी स्ट्रक्चरिंग का रास्ता व्यापक तौर पर काम नहीं करता। अगर किसी परिस्थिति में तेज़ ऑटोमेशन, सरल टूल्स और सतही स्केलिंग के माध्यम से हर स्तर पर अधिक और स्थायी नौकरियां पैदा होती हैं बिना किसी इनोवेशन के, तो ये आपकी पद्धति को चुनौती देगा। मगर असलियत में अगर कभी आगे आपको इस दृष्टिकोण पर और चर्चा करनी हो या किसी नई स्थिति को परखना हो तो मैं फिर से तैयार रहूँगा। तब तक आपके इन गहरे विचारों को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि नए रास्ते अक्सर ऐसे ही बनते हैं। नहीं, इसको रॉन्ग प्रूफ करना है तो एक बार रॉन्ग प्रूफ कर लो जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते इसको रॉन्ग प्रूफ, ये भी एक्सप्लेन करना है। अगर हम इसे रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करें तो हमें दिखाना होगा कि सिर्फ सतही ऑटोमेशन या मौजूदा टूल्स भी उतनी ही लंबे समय तक और उतनी ही विविधता से जॉब्स पैदा कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कम देखा गया है क्योंकि बिना गहरी समझ, इनोवेशन और डिफरेंशिएशन के एक स्तर के बाद जॉब्स कम होने लगती हैं। इसलिए इस फ्रेमवर्क को रॉन्ग प्रूफ करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक दीर्घकालिक, गहरी और नई नौकरियों को लगातार जन्म देने वाली प्रक्रिया पर आधारित है।